हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एमपी की यूनिट फर्स्ट के बारे में। जिसमें हमारा जो टॉपिक आएंगे वो कौन कौन से हैं। मेटल कास्टिंग, डेफिनेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, स्पेशल कास्टिंग प्रोसेसेस। ठीक है, तो ये यूनिट वन का सिलेबस है आपका। ठीक है, और सारे टॉपिक्स को बहुत ही डिटेल के अंदर हमने एक्सप्लेन किया। ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया था हमने, बट उसमें कुछ ऑडियो को लेके इश्यू हो गया था, तो ये दोबारा से रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, विद ऑडियो। तो आई होप ये सब ये वाली वीडियो अच्छी जाए, इसमें वॉइस भी अपलोड हो जाए और कंटेंट भी। ठीक है, ट्राई करते हैं। ये वन शॉट वीडियो आपका। ठीक है, और इसके अंदर जितना भी कंटेंट है आपका एमपी यूनिट वन का, वो सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट किया गया है। ये जो यूनिट है आपकी बीटेक स्टूडेंट्स के लिए और डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, डिप्लोमा स्टूडेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं इसको, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिप्लोमा के अंदर भी है और इसमें भी है। स्पेशली जो इसके अंदर जो सिलेबस कवर्ड होगा वो आपका GGSIPU, मतलब जिसे हम IP यूनिवर्सिटी भी बोलते हैं। ठीक है, उसका यूनिट है। अभी आज ऑलरेडी एक एग्ज़ाम हो चुका है अप्लाइड केमिस्ट्री का। ठीक है, स्टूडेंट्स का। आई होप सबका एग्ज़ाम वो अच्छा हुआ होगा। अगर आप आज आप लोगों का पहला एग्ज़ाम था तो आप लोगों को पता लग गया होगा कि किस पैटर्न से एग्ज़ाम आने वाला है। ठीक है, बहुत सारी क्वेरीज मैसेजेस आए हैं मेरे को। जिन बच्चों को कुछ प्रॉब्लम हुई थी वो फ़ोन पे सॉल्व कर दी है हमने। अगर आपको भी कोई इशू आता है तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं चीज़ों के लिए। ठीक है, क्योंकि आप जब डिफरेंट सेंटर्स पे जा रहे हैं तो वहाँ सेंटर का जो एटमॉस्फेयर है वो भी अलग होता है और वर्किंग भी अलग होती है। क्योंकि फर्स्ट टाइम आप किसी सेंटर को विज़िट कर रहे हैं, एग्जामिनेशन सेंटर को, तो वहाँ पे एक टाइम से पहले पहुँचना होता है। अपने आइडेंटिटी, अपने जो है अपने आई कार्ड्स है आपका। ठीक है, आधार कार्ड एक या लाइसेंस भी रख सकते हैं आप, बट कॉलेज की आईडी और जो रोल नंबर आपको यूनिवर्सिटी ने असाइन किया वो तो मैंडेटरी है। ठीक है, तो उसके बाद भी कुछ बच्चों को डिले हो गया, चाहे वो ट्रैफिक की वजह से हुआ, जैसे भी हुआ, वो टाइम पे जाएंगे तो नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। ठीक है, और भी बहुत सारे इश्यूज़ थे, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट आज बात करते हैं हम एमपी का यूनिट फर्स्ट के बारे में, क्योंकि इससे आपका काफ़ी ज़्यादा कंटेंट आने वाला है और जो आई थिंक नेक्स्ट एग्ज़ाम वो आपका एमपी का ही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता क्या है बेसिकली। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता क्या। देखो, अगर हम बिल्कुल आसान शब्दों में समझें तो जो आपको रॉ मटेरियल अवेलेबल है मार्केट में, उससे अगर आपने उस पर कुछ टेक्निक लगा के, कुछ प्रोसेस करके, ठीक है, कुछ काम करके अगर उसको फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया तो वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। सपोज़ हमारे पास रॉ मटेरियल आया, ठीक है, हमने उसके ऊपर प्रोसेसिंग की है। अब प्रोसेसिंग के अंदर आप कास्टिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, फॉर्जिंग भी कर सकते हैं आप, ठीक है, वेल्डिंग भी कर सकते हैं आप। ठीक है, कोई भी प्रोसेस कर सकते हैं आप। ठीक है, हार्डनिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और उसके बाद ये आपका फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। बट अगर हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू अगर हमें थ्योरेटिकली लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे। मैन्युफैक्चरिंग इज इन इट्स ब्रॉड सेंस इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू आइटम्स और गुड, मतलब आप किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं ऑफ ग्रेटर वैल्यू। मतलब देखो, जो रॉ मटेरियल था उसकी वैल्यू सपोज अगर 5 रुपीज़ है, लेकिन आपने प्रोसेस करने के बाद उसकी वैल्यू को 50 रुपीज़ में कन्वर्ट कर दिया, तो ये आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बोलेगा, क्योंकि आपने क्या किया, इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू तक उसकी वैल्यू बढ़ा दी है। ठीक है, डिफरेंस आ गया है। ठीक है, पहले उसकी वैल्यू कम थी, अब उसकी वैल्यू ज़्यादा है, बिकॉज आपने उसमें अपनी टेक्नोलॉजी इनपुट दिया है उसके अंदर। ठीक है, ways of one or more processing and assembling operation. The process of accomplishing manufacturing involves a combination of machine, tools, raw material, man, power, energy and method. देखो, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना कि मशीन, टूल्स, रॉ मटेरियल, मैन, पावर, एनर्जी, मेथड्स। ठीक है, ये सब चीज़ों को अगर आप कंबाइन कर दो और इसको एक सीक्वेंस में लगा दे तो एक रॉ मटेरियल हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के फाइनल प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, चलिए, आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर है। अब बात करते हैं कि अगर हमारे पास कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है तो अब हम क्या कर रहे हैं। अब वो क्या करना है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में क्या, जो मशीन टूल्स होनी चाहिए हमारे पास कोई स्पेसिफिक मेथड होना चाहिए जिससे हम कन्वर्ट करें। अब मेथड तो मिल गया, अब हमारे पास एनर्जी होनी चाहिए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी आपकी केमिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, एनर्जी चाहिए, पावर चाहिए आपको। ठीक है, और मैन पावर, मैन पावर मतलब स्किल चाहिए आपको, इंजीनियर चाहिए, लेबर चाहिए, सुपरवाइजर चाहिए, तो मैन पावर भी चाहिए। तो इन सब चीज़ों को अगर हम मिला देते हैं तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो जाता है। तो ये हमारी एक हायरार्की होती है जो हमें फॉलो करनी होती है। हमारे पास मशीन्स होनी चाहिए, हमारे पास टूल्स होने चाहिए, एसेसरीज होनी चाहिए,
हमारे पास एक टेक्निक होनी चाहिए, एक मेथड होना चाहिए जिससे कि हम प्रोडक्शन करेंगे। क्लियर? ठीक है। अब ये देखिए मैकेनिकल जो आपका प्रोडक्ट है आपका, ठीक है, अब इकोनॉमिकल प्रोसेस कैसे बनेगा? बेसिक मटेरियल्स होंगे हमारे पास, कुछ भी बेसिक मटेरियल हमारे पास, ठीक है, जो आपने रॉ मटेरियल है आपके पास, ठीक है, उस पर आपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस किया और फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब प्रोसेसिंग कौन कौन से होते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ऑलरेडी अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, उसको इकोनॉमिकल प्रोसेस कैसे बनाना है? इकोनॉमिकल बनाने के लिए सबसे पहले देखो हमें एक चीज़ चाहिए, वो क्या चाहिए? हमें एक तो लो कॉस्ट चाहिए, लो कॉस्ट चाहिए, ईजिली अवेलेबल चाहिए, ईजिली अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है, डिमांड होनी चाहिए उसकी, मास प्रोडक्शन में अगर आप प्रोडक्शन करते हैं बनाते हैं तो कम होगा, इको फ्रेंडली होना चाहिए, ठीक है, ये सारे और एक्सेट्रा और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अगर ये सब चीज़ें होती है तो इकोनॉमिकल होता। फिर अगर हमारा क्या है, लोकल होना चाहिए, लोकल होगा तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन कम आएगा आपका और सस्टेनेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, ये सब चीज़ें। अब टाइप्स ऑफ मटेरियल, कितने टाइप्स के आपके मटेरियल होते हैं? देखो इंजीनियरिंग जो मटेरियल्स होते हैं आपके मेटल और नॉन मेटल्स में हमने इसको क्लासीफाई किया हुआ है। ठीक है, मेटल्स में आपका फेरस, नॉन फेरस, और नॉन मेटल में सिरामिक्स एंड ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। तो ये हमारे क्या होते हैं, इंजीनियरिंग मटेरियल्स होते हैं जो कि मेटल और नॉन मेटल होते हैं। क्लियर है? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। चलिए, अब फेरस मेटल मटेरियल क्या होता है और नॉन फेरस मटेरियल क्या होता है? देखो, आयरन इज़ अ मेन कंस्टिट्यूट। फेरस जो मटेरियल होता है उसमें आयरन हमारा मेन कंस्टिट्यूट होगा। वाइडली यूज टू लो एंड वैलिड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, बहुत सारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसकी वजह से हम फेरस मटेरियल्स को बहुत लाइक करते हैं इंजीनियरिंग वर्क के लिए। ठीक है, उसका कंस्टिट्यूट कास्ट आयरन, पिग आयरन, रॉट आयरन एंड स्टील। ठीक है, ये सारे के सारे आपके टाइप्स ऑफ आयरन होते हैं। ठीक है, जब हम इसको रॉ फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, बस यहाँ पे क्या होता है, परसेंटेज ऑफ जो कार्बन है वो वेरी करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो बिहेवियर है, कास्ट आयरन का पिग आयरन से अलग होगा, रॉट आयरन का स्टील का इनका अलग होता है। फिर अब बात करते हैं फेरस मटेरियल्स की, फिर नॉन फेरस मटेरियल्स की। नॉन फेरस मटेरियल में क्या होता है, अदर देन आयरन के अलावा उसमें चीज़ें होती हैं। ठीक है, वाइडली यूज फॉर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है हमारी। ठीक है, वो रिस्पॉन्स हमारा बहुत अच्छा होता है, इसलिए हम नॉन फेरस मटेरियल्स को इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेज में इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ की जगह पे हम यूज़ करते हैं। जिसमें एल्यूमिनियम की वायर आपने देखी होगी, कॉपर वायर देखी होगी, ठीक है, इवन कार्बाइड्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये हमारे नॉन फेरस मटेरियल्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सिरामिक्स। सिरामिक्स का होता है, ऑक्साइड्स होते हैं मेटल एंड नॉन मेटल एलाइड्स के, कंक्रीट, फेराइट, रिफ्रैक्टाइल, सिलिकॉन कार्बाइड्स, ये सारे के सारे वो होते हैं। ठीक है, अब ऑर्गेनिक पॉलीमर्स क्या होते हैं, अ कार्बन कंपाउंड विद हाई मोलिकुलर वेट, कॉम्प्लेक्स 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ड्यू टू लॉन्ग चेन पीवीसी, रबर, कॉटन एक्सेट्रा। ये सारे के सारे किस में आते हैं, ऑर्गेनिक पॉलीमर्स के अंदर आते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक पॉलीमर्स को भी हम वाइडली यूज़ करते हैं इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए। क्लियर? अभी देखो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये क्या है, ये है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है कि डिस्कस कीजिए मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल या मेटल्स। ठीक है, बट हमें सारी सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, चाहे वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, थर्मल और मैकेनिकल। ठीक है, अब फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी हो सकती है मेटल्स की, लाइक आपका साइज़ कितना है, शेप कैसा है, कलर कैसा है, लस्टर है कि नहीं, शाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है, फिनिश्ड है, अनफिनिश्ड है, स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब आप जिसको फिजिकली सेंस कर सकते हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं, लाइक जैसे हमने भी बात की थी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कंडक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए, रजिस्टिविटी कितनी है, डाइलेक्ट्रिक कितना है, स्ट्रेंथ कितनी है, कैपेसिटेंस कितना है उसका। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमारी आती हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर। अब जब एग्ज़ाम में अगर आपको लिखना है तो कंडक्टिविटी के बारे में 2 लाइन लिखनी है, रजिस्टिविटी के बारे में, डाइलेक्ट्रिक के बारे में, ये कम आता है लेकिन अगर बाई चांस आ जाता है तो। ठीक है, अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, जिसमें एटॉमिक वेट, मॉलिकुलर वेट, एटॉमिक नंबर, केमिकल कंपोजिशन, ठीक है, अल्कलिनिटी और ये सब चीज़ें आती हैं। ठीक है, थर्मल
जो प्रॉपर्टीज़ होती है मेटल की, जैसे थर्मल का तो हीट अप होता है, ठीक, तो जिससे क्या होगा आपका स्पेसिफिक हीट थर्मल, ठीक है, और कंडक्टिविटी, लेटेंट हीट, थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है आपका, स्ट्रेस क्या होता है, शॉक क्या होता है, एक्सेट्रा। तो ये सॉर्ट ऑफ जितनी भी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमारी लाई करती हैं थर्मल कंडक्टिविटी के अंदर, थर्मल प्रॉपर्टीज़ के अंदर ऑफ मटेरियल की। अब बात करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल और मेटल के बारे में, तो जिसके अंदर क्या आता है, इलास्टिसिटी क्या होता है आपका, इलास्टिसिटी क्या है आपका, क्लियर है, स्ट्रेंथ क्या होता है, व्हाट इज स्ट्रेंथ, व्हाट इज प्लास्टिसिटी, व्हाट इज डक्टिलिटी, व्हाट इज मेलेबिलिटी, व्हाट इज हार्डनेस, व्हाट इज फटीक, व्हाट इज क्रीप, व्हाट इज ब्रिटलनेस, एक्सेट्रा। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ हमारी क्या होती हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कि फ्रीक्वेंटली एग्ज़ाम में पूछी जाती है, या तो उन पे शॉर्ट नोट आता है, या स्टार्टिंग का जो क्वेश्चन होता है उसमें 2-2 नंबर के अंदर आता है ये, या किसी एक प्रॉपर्टी या दो प्रॉपर्टी के बीच में डिफरेंस पूछ लेते हैं। जैसे इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी में डिफरेंस आ जाता है कई बार, स्ट्रेंथ और टफनेस के बीच में आ जाता है, मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी के बीच में आता है, फटीग या क्रीप के बीच में आ जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। और एक चीज़ आप लोगों को याद रखनी है इस एग्ज़ाम के लिए, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, जहाँ पर भी डायग्राम बन सकता है, कोई ग्राफ बन सकता है, ठीक है, वहाँ पे आपको बनाना है, तभी मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। अदरवाइज़ नॉमिनल मार्किंग हो जाएगी। अगर आपने ग्राफ बनाए हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे इसके अंदर। लास्ट ईयर मेरे 2 स्टूडेंट्स के 100 आउट ऑफ 100 आए थे इसी सब्जेक्ट के अंदर, तो अगर उन 2 बच्चों के आ सकते हैं तो आपके भी 100 आउट ऑफ 100 आ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल के बारे में विस्तार से, क्योंकि इसी के अंदर से आपको डेफिनेटली कोई ना कोई क्वेश्चन फंसेगा, ठीक है। तो अब वो कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे हमने डिस्कस किया, स्ट्रेंथ, स्टिफनेस, डक्टिलिटी, टफनेस, फ्रैक्चर, क्रीप, फटीक, हार्डनेस, ब्रिटलनेस, मेलेबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। तो ये जो है ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ हमारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, और इनको अब डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब स्ट्रेंथ क्या होता है, देखो स्ट्रेंथ मटेरियल की जो बॉन्डिंग स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, कैसे मटेरियल बिहेव कर रहा है जब उस पर कोई लोड लग रहा है, ठीक है, तब बात करते हैं। तो स्ट्रेंथ को भी हमने 3 या 4 तरीके से हमने क्लासिफिकेशन किया हुआ है, डिस्टिंग्स किया हुआ है। जैसे इसमें हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ, अगर 2 चीज़ें हैं, अगर ये इधर इसको फोर्स लगा रहे इधर तो टेंसाइल फोर्स लगेगी, ठीक है। कंप्रेसिव फोर्स में दोनों तरफ से फोर्स लग रही है, ठीक है। शेयर के अंदर क्या होता है कि ये ऐसे लगती है, शेयर फोर्स लेयर्स के ऊपर लगती है, ठीक है, शेयर फोर्स, क्लियर। और टॉर्शनल फोर्स क्या होती है, टॉर्शनल फोर्स जो मटेरियल जहाँ पे टॉर्शनल आपके मशीन के कंपोनेंट हैं, रोटेशनल जहाँ पे हो रही है हमारी, ट्विस्टिंग जहाँ हो रही है वहाँ पे वो एक्ट करती है, क्लियर। अब ये देखो यहाँ पे पता लगेगा आपको डिटेल के अंदर कि स्ट्रेंथ ऑफ अ मटेरियल में बी डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय मटेरियल और एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू सस्टेन लोड्स विदाउट डिस्टॉर्शन, मतलब विदाउट फेलियर उसको सस्टेन कर पा रहा है। मटेरियल शुड हैव एडिक्वेट स्ट्रेंथ टू विड्रॉल एक्सटर्नल फोर्सेज विद सब्जेक्ट टू टेंशन, कंप्रेशन, शेयर, बेंडिंग एंड टॉर्शन। ये सारी के सारी टाइप्स होती हैं। तो टेंशन में अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, कंप्रेशन में सेम डायरेक्शन के अंदर फोर्स लग रही है, और शेयर में मैंने बताया था आपको लेयर्स पे लगेंगी बट अपोजिट होती हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेंथ। अब बात करते हैं इलास्टिसिटी की। इलास्टिसिटी इज डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ अ सॉलिड मटेरियल टू रिकवर फ्रॉम इट्स डिफॉर्मेशन इफेक्ट साइमल्टेनियसली एज सुन एज द स्ट्रेस इज रिलीज। जैसे स्ट्रेस हटाओगे वो रिलीज हो जाएगी, अपनी पोजीशन पे आ जाएगी, ठीक है। अब 2 तरीके से क्या होता है, अगर यहाँ से आपकी लोडिंग पे फोर्स लगने लगी है तो लोडिंग करते हुए यहाँ पे क्या, जैसे आपने लोड को हटाया ये इस तरीके से आ जाएगी, मतलब जो पाथ जाने का था वो पाथ आने का नहीं है, ठीक है। इलास्टिसिटी, द मटेरियल रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल शेप व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड, ठीक है। अगर मटेरियल पे फोर्स लगाई है और फोर्स हटाने के बाद मटेरियल फिर वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है तो उसको इलास्टिसिटी बोलते हैं। अगर वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आता या उससे डिफरेंट पोजीशन पे वो आके रुक जाता है, देखो यहाँ पे आया, यहाँ से चला, यहाँ पे, यहाँ से फोर्स हटाया, यहाँ पे आ रुक गया, तो ये जो पोजीशन है ये 1 और 2 अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये क्या है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है, क्लियर, अंडरस्टैंड। एक चीज़ और, आप लोग नोट्स बनाते रहिए साथ के साथ में वीडियो के। दूसरी चीज़, नहीं बनाने नोट्स तो आपके पास ऑलरेडी जो आपके नोट्स हैं या बुक हैं तो आप उसमें इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं उनको आप
नोट कर लें, ठीक है। स्टिफनेस, अब स्टिफनेस क्या होता है? इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू रेजिस्ट डिफॉर्मेशन डिफ्लेक्शन। अ मटेरियल विद अ हाई वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस इज स्टिफर देन द मटेरियल विद द लोअर वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस। Modulus of elasticity of aluminium is 70 GPa and 210 respectively. So the steel is 3 times stiffer than aluminium, ठीक है। स्टील क्या हमारा 3 टाइम्स स्टीफर है एल्यूमिनियम से, क्लियर। स्टिफनेस इज यूज इन ग्राइंडिंग, स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग कंट्रोल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? के फोर्स बाय डिफॉर्मेशन, जितना फोर्स लगाया उसके कंपेटिवली कितना डिफॉर्मेशन आया हमारा, ठीक है। और फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? डिफॉर्मेशन बाय फोर्स, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं डक्टिलिटी की। डक्टिलिटी क्या होता है? डक्टिलिटी इज द मेजर ऑफ मटेरियल एबिलिटी टू प्लास्टिकली डिफॉर्म विदाउट फ्रैक्चरिंग, मतलब मटेरियल कितना डिफॉर्म्ड हो रहा है लेकिन टूटने से पहले, ब्रेक होने से पहले, ठीक है, वो होते हैं डक्टिलिटी। अब ये देखो कि जब हमारा इस टाइप का कर्व बनता है, जब हमारा इस टाइप का कप टाइप का कर्व बनता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स जब बन जाता है हमारा इस टाइप से, ठीक है, तो यहाँ पे देखो यहाँ से यहाँ तक का जो है ना ये ब्रेकिंग टाइम है, ये ज़्यादा टाइम है, लेकिन यहाँ पे देखो सडन ब्रेक हो जाता है मटेरियल। तो वो जो जहाँ पे सडन ब्रेक होता है वो ब्रिटल मटेरियल होते हैं, और जहाँ पे नेकिंग स्टार्ट होती है उसके बाद ब्रेक होता है तो वो डक्टिलिटी होती है हमारी, ठीक है। जो भी हमारे ब्रिटल मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, जैसे आपका बैकेलाइट वगैरह है, आपके होम अप्लाइंसेज जो किचन अप्लाइंसेज हैं उसके जो ब्लैक कलर के आपने हैंडल वगैरह देखे होंगे, वो सारे के सारे हमारे क्या होते हैं? ब्रिटल मटेरियल होता है। जो आपके स्विच बोर्ड वगैरह होते हैं इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेज के, वो सारे के सारे हमारे ब्रिटल मटेरियल के होते हैं। लेकिन डक्टाइल मटेरियल क्या होता है? एक फेलियर से पहले हमें टाइम देता है कि हम उसको रिप्लेस कर सकें या एक्सीडेंट को बचा सकें, लेकिन जो ब्रिटल मटेरियल है वो सडन फेल हो जाते हैं, ठीक है। Ductility depend largely on the material chemical composition, material crystalline structure and the temperature at which the ductility is being measured. अब क्या है देखो, जब भी किसी भी चीज़ को हम मेज़र करते हैं तो उसकी जो सराउंडिंग है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो वहाँ पे टेम्परेचर कितना है, केमिकल कंपोजिशन कितनी है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर क्या है, वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं, क्लियर। अब बात करते हैं टफनेस की। अब इतना डिटेल में हर एक प्रॉपर्टी को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हर एक प्रॉपर्टी को पूछा जा चुका है एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, किसी ना किसी प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं टफनेस का। टफनेस इज द फंडामेंटल मटेरियल प्रॉपर्टी मेजर द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी and withstand to shock up to fracture, that is the ability to absorb energy in a plastic range. In other words, toughness is the amount of energy per unit volume that the material can absorb before rupturing। मतलब मटेरियल पे आप फोर्स लगाए जा रहे हो, शॉक लगाए जा रहे हो, वो अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर रहा है, और जहाँ तक वो एनर्जी स्टोर कर रहा है उसके बाद जो ब्रेक हो जाएगा ना, तो जहाँ तक उसने एनर्जी ब्रेक अब्जॉर्ब की है तो वो उसकी टफनेस की वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। या हम बोल सकते हैं, अब यहाँ पर अगर आप देखो तो एरिया अंडर द जो कर्व बनेगा ना आपका, ये आपका टफनेस कहलाएगा, क्लियर है, ठीक है। इस कर्व को याद कर लेना, स्ट्रेस स्ट्रेन के बीच में बनता है, तो ये कर्व आपको इंपॉर्टेंट बनाना है अगर टफनेस का क्वेश्चन आता है, ठीक है। देखो चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं स्ट्रेन एनर्जी, रेजिलेंस एंड टफनेस। टफनेस अभी हमने डिस्कस किया। स्ट्रेन एनर्जी, strain energy defined as the energy absorbed by a member when work done by the load deformed that the member. Resilience is defined as the energy absorbed by a member within the elastic region. Within elastic region, ये इलास्टिक रीजन है, इसके बीच में जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करी, रेजिलेंस, ठीक है। प्रूफ रेजिलेंस, इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम एनर्जी एब्जॉर्ब बाय अ मेंबर विद इन द इलास्टिक रीजन। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द एरिया ऑफ अ लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन कर्व, ठीक है, अप टू इलास्टिक लिमिट। देखो यहाँ पे देखना फ्रैक्चर क्या होता है। देखो फ्रैक्चर का मतलब ये होता है कोई चीज़ ब्रेक हो रही है, लेकिन फ्रैक्चर जब भी होता है वो सडन एकदम से नाइफ कट फ्रैक्चर नहीं होता। हर मटेरियल अलग तरीके से बिहेव करता है। जब वो ब्रेक होता है, फ्रैक्चर होता है, तो उसमें अलग टाइप्स की फिनोमिनास क्रिएट होते हैं, या यूँ कह सकते हो कि जब वो डिफॉर्मेशन होती है तो वो अलग अलग टाइप से होती है, ठीक है। फ्रैक्चर इज द सेपरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ मटेरियल इनटू टू और मोर पीसेस अंडर द एक्शन ऑफ स्ट्रेस और फोर्स।
द फ्रैक्चर of a solid usually occurs due to the development of certain displacement discontinuity surfaces within a solid। अब देखो यहाँ पर आप देखो इसमें स्पेसिमेन में जब यहाँ पे ये नेकिंग ये सरफेस एरिया यहाँ पे कम है, ठीक है, यहाँ पे जब ब्रेक करने स्टार्ट होगा ना तो यहाँ पे क्या होगा, नेकिंग स्टार्ट होगी, इसको नेकिंग को बोलते हैं इसको, ठीक है। जब नेकिंग जब होती है तो उसमें वॉइड्स बनते हैं छोटे छोटे इस टाइप के, देखो इस टाइप के बन जाते हैं। फिर जैसे जैसे लोड लगता है तो ये चीज़ें बड़ी होती चली जाती हैं, ये स्ट्रक्चर बड़ा होता चला जाएगा, ठीक है, वाइड कोलिलेंस हो जाएगा, ठीक है, पेनिट्रेशन, और ये यहाँ से यहाँ तक ये फाइनल बन जाएगा। पहले इतना छोटे छोटे होल्स थे आपके, फिर ये एक्सटेंड हो जाएंगे, फिर और एक्सटेंड हो जाएंगे, और फिर ये फाइनली ब्रेक हो जाता है। तो नेकिंग से स्टार्ट होके वो फाइनली क्रैक बन जाता है, मतलब ब्रेक हो जाता है, ठीक है। If a displacement develops perpendicular to the surface of displacement, it is called normal tensile crack or simple crack. If the displacement develops tangentially to the surface of the displacement, it is called shear crack or slip bond. Clear है? चलिए, अगर किसी को किसी टॉपिक में डाउट आ रहा है, कोई समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट बॉक्स में बता सकता है, ठीक है। Brittle fracture generally occurs in a material that exhibit low level of yielding and inelasticity. In such a silicon die, brittle structures may also occurs in encapsulate material due to the effect of high loading brittle silica fillers. When the material is under excessive stress level, sudden capstochronic crack propagation can be initiated from a microscale defect such as void, inclusion and discontinuity. जो हम ब्रिटल मटेरियल की बात कर रहे थे उसमें क्या होता है कि जैसे ही वो अपने इलास्टिक रीजन से बाहर जाएगा और वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो अब वहाँ पे क्या होता है कि अब वॉइड्स बन जाते हैं, इंक्लूजन्स और डिस्कंटिन्यूटी, जैसे उस पर लोड लगता रहता है। क्लियर है? अगर हम इस ग्राफ को, ये है आपका क्या है, डक्टाइल और ब्रिटल, अगर डक्टाइल यहाँ तक जाएगा और ब्रिटल यहीं पर ही ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि ब्रिटल के अंदर क्या होता है, लो इल्डनेस और लो इनइलास्टिसिटी होती है, ठीक है, एज कम्पेयर टू द डक्टाइल मटेरियल। तो अब इस रीजन को, यहाँ से यहाँ तक के रीजन को हम बोलते हैं इलास्टिक रीजन। मतलब यहाँ पे आपने फोर्स लगाया, इसको छोड़ा, ये वापस यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे फिर आपने फोर्स लगाया यहाँ तक, ये फिर वापस आ जाएगा। जैसे आप अनलोडिंग करोगे इस रीजन के अंदर, मटेरियल अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगा। क्लियर है? लेकिन जैसे आप इलास्टिक रीजन से बाहर जाते हो तब उसका वापस आना डिफ़िकल्ट हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि वो इलास्टिक है या प्लास्टिक है। स्ट्रेन यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेन रीजन है और स्ट्रेन हार्डनिंग यहाँ तक। क्लियर? चलो इस डायग्राम को भी याद कर लेना भाई, ठीक है। हार्डनेस क्या होता है? हार्डनेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल एंड हैज़ अ वाइड वैरायटी ऑफ मीनिंग. It also embraces many different properties such as resistance to wear, scratching, deformation, machinability. ठीक है? It is also means the ability of a metal to cut another metal. Hardness, जितना hard material होगा वो दूसरे soft material को काट देगा. Hardness is usually expressed in numbers with which is are dependent on the method of making test. Clear है? अब हार्डनेस के टेस्ट होते हैं. अब टेस्ट के नाम आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो. जैसे ब्रिटल हार्डनेस टेस्ट होता है, रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट होता है, विकर्स हार्डनेस टेस्ट होता है और शॉर्ट स्क्लेरोस्कोप टेस्ट होता है. तो ये 4 टेस्ट होते हैं हार्डनेस के लिए. अगर आपको मटेरियल की हार्डनेस चेक करनी है तो इन चारों में से कोई टेस्ट एक कर देते हैं. ठीक है? हमने बीटेक के टाइम में ये रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट किया था. ठीक है? यहाँ ये वाली लाइन रह गई है, इसको भी पढ़ लेते हैं. ऑल्सो इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल विच गिव्स इट्स एबिलिटी टू रजिस्ट. ठीक है? मटेरियल की प्रॉपर्टी जो रजिस्ट करती है, बीइंग परमानेंट, डिफॉर्म्ड, बैंड, ब्रोकन व्हेन द लोड इज अप्लाइड. ठीक है? जब लोड अप्लाइड कर रहे हैं तो उसको बैंड नहीं होने देगी, ब्रोकन नहीं होने देगी, इसकी शेप चेंज नहीं होने देगी. तो वो जो एबिलिटी है रजिस्ट करने की, ठीक है, अपोज करने की, वो हार्डनेस हमारी. ठीक है? द ग्रेटर द हार्डनेस ऑफ द मेटल रेजिस्टेंस इट विल हैव बी डिफॉर्म्ड. ठीक है? क्रीप. क्रीप क्या होता है आप देखते हैं. क्रीप में भी डिफाइन एज द टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन. मतलब टाइम के साथ डिपेंडेंट होती है डिफॉर्मेशन. टाइम ज़्यादा हो जाएगा तो डिफॉर्मेशन ज़्यादा होगी, टाइम कम होगा तो डिफॉर्मेशन कम होगी. ठीक है? एंड कांस्टेंट स्ट्रेस. अब टाइम तो फैक्टर है ही कि कितने टाइम तक आप स्ट्रेस लगा रहे हो, लेकिन वो कॉन्टीन्यूस स्ट्रेस होनी चाहिए. ठीक है? इट फॉलोज दैट द फेलियर फ्रॉम सच कंडीशन इज रेफर टू अ क्रीप फेलियर और ओकेजनली अ स्ट्रेस रप्चर. The temperature at which creep begins depend on the alloy composition. डिपेंड करता है कि किस टाइम पे आपने उसको कंपोजिशन क्या है उसकी, जब आप वो क्रीप टेस्ट कर रहे हो. ठीक है? अब यहाँ पे देखो ग्राफ के अंदर
ये आपका स्ट्रेन है और ये आपका स्ट्रेन है, ये टाइम है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे जैसे देखो आपका ये डिफॉर्मेशन क्रीप बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ठीक है, 3 स्टेजेस में क्रीप होता है। अब यहाँ पे मेन कंपोनेंट क्या है आपका, एक तो कॉन्टीन्यूस आपको स्ट्रेस अप्लाइड करना है क्रीप के लिए, और कंटिन्यूस टाइम के लिए। टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये नहीं आपने अभी लगाया फिर हटा दिया फिर ऐसे नहीं, ठीक है। Malleability. Malleability is defined as the ability of a material to withstand deformation under compression without rupture. ठीक है, कंप्रेशन फोर्स लगा रहे हैं और किसी चीज़ पे, मटेरियल पे, अब वो नहीं डिफॉर्म्ड हो रहा, मतलब टूट नहीं रहा है, वो मेलेबिलिटी है उसकी। ठीक है, कंप्रेशन फोर्स जो शीट्स वगैरह बनती है वो मेलेबिलिटी मटेरियल्स की बनती है। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल विच इनेबल्स इट टू द हैमर्ड और रोल्ड इनटू अ थिन शीट्स विदाउट रैप्चर। बिना क्रैक्स आए या बिना वो फ्रैक्चर किए एक रोल अगर आपका पास है, अगर आप उसे कंप्रेशन फोर्स लगा रहे हो तो ये एक शीट में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर उसको शीट रोल्स के बीच में, रोलर्स के बीच में पास करे तो। ठीक है, चलिए यहाँ पे एग्जांपल दिखा है, देखो सबसे ज़्यादा क्या मेलेबिलिटी किसमें होती है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, टिन, प्लैटिनम, लेड, जिंक मेलेबिलिटी। और डक्टिलिटी किसमें ज़्यादा होती है, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, आयरन, निकल, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड जिंक। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं कास्टिंग के बारे में, कि सैंड कास्टिंग जो होता है। अब हम कास्टिंग जब पढ़ेंगे तो कुछ चीज़ों का आपने ध्यान रखना है कि कुछ चीज़ें क्या क्या होती हैं। ठीक है, एक तो होता है पोरिंग बेसिन, जहाँ पे हम मोल्टन मेटल को डालते हैं, उस मोल्टन मेटल से ये फ्लो करते हुए, इसको बोलते हैं स्प्रू। ठीक है, वी टाइप स्प्रू होता है, SPRU स्प्रू। ठीक है, ये कोनिकल क्यों होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये रनर है जिसमें से मोल्टन मेटल फ्लो करता हुआ हमारा ये कैविटी तक पहुंच जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये मोल्ड है आपका। ठीक है, ये ड्रैग है, ये कोप है। ऊपर वाला जो बॉक्स होता है आपका ये वाला, इसको हम कोप बोलते हैं, नीचे वाले को हम ड्रैग बोलते हैं। याद कैसे करें, पहले सी आता है, ऊपर सी तो कोप, नीचे डी आता है, सी के बाद डी आता है तो ड्रैग हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। सी पहले आ रहा तो टॉप पहले होता है, बॉटम बाद में आता है, तो C4 कोप, D4 ड्रैग, ऐसे कर सकते हो आप। और आपकी इच्छा भी कैसे भी, अगर आपको कोप एंड ड्रैग डायरेक्ट वैसे याद रहता है तो वेल एंड गुड है, हमने ऐसे किया था। ठीक है, ये आपका कास्ट मेटल इन कास्टिंग कोर, ये कोर होता है। ठीक है, कोप, पार्टिंग लाइन क्या होती है, जो सेंट्रल लाइन होती है उसको पार्टिंग लाइन बोलेंगे। ड्रैग, स्प्रू, रनर, मोल्डिंग फ्लास्क, राइज़र, पोरिंग बेसिन। राइज़र बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसको हम डिस्कस करेंगे राइज़र को भी। ठीक है, चलो सैंड कास्टिंग क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं सैंड कास्टिंग होता क्या है। सैंड कास्टिंग आल्सो नोन एज अ सैंड मोल्ड कास्टिंग और metal casting process characterized by using sand as a mold material. The term sand casting can also refer to an object produced by the sand casting. Sand casting are produced in specialized factories called foundries. Foundries के अंदर होता है over 60% of the metal casting are produced in sand casting. क्लियर है, वहाँ पे सैंड कास्टिंग की वजह से ही बनाते हैं हम सारी की सारी चीज़ें। मोल्ड्स मेड अप ऑफ सैंड आर रिलेटिवली चीप, क्योंकि सैंड हमें ईजिली अवेलेबल है। ठीक है, इज चीप इन कॉस्ट में, लो कॉस्ट है, सफिशेंटली रिफैक्ट्री इवन फॉर द स्टील फाउंड्रीज यूज़, स्टील फाउंड्रीज में भी यूज़ करते हैं। इन एडिशन टू द सैंड सुटेबल बॉन्डिंग एजेंट्स, सुटेबल बॉन्डिंग एजेंट्स, जो इंपॉर्टेंट चीज़ उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, इज मिक्स टू अकर्स विद स्टैंड, मतलब जब खाली सैंड में अगर आप वाटर मिला के उसको बनाओगे तो वो शेप नहीं बनेगी, उसमें अलग से बाइंडिंग एजेंट्स डालने पड़ते हैं। ठीक है, तो वो सारी बातें। ठीक है, द मिक्सचर इज मॉइस्चर टिपिकली विद वाटर, बट सम ऑफ द अदर सब्सटेंस टू डेवलप द स्ट्रेंथ, प्लास्टिसिटी और फैसिलिटी टू मेक द सैंड इज टिपिकली कंटेन्ड इन सिस्टम फ्रेम्स, मोल्ड, बॉक्सेस, फ्लास्क। ठीक है, जिसे हम कोप एंड ड्रैग बोले थे, तो बॉक्सेस होते हैं। ठीक है, कोप बॉक्स और ड्रैग। द मोल्ड कैविटी गेट सिस्टम, गेटेड सिस्टम, गेटिंग एलिमेंट्स भी पढ़ेंगे हम, आर क्रिएटेड बाय कॉम्पैक्टिंग द सैंड, मॉडल्स कॉल्ड पैटर्न्स, पैटर्न्स भी पढ़ेंगे क्या होते हैं पैटर्न्स। ठीक है, बाय क्रेविंग डायरेक्टली इनटू द मोल्ड बाय 3D प्रिंटिंग। क्लियर। मोल्डिंग सैंड एंड इट्स टाइप्स,
मोल्डिंग सैंड इन इट्स टाइप्स, ठीक है। मोल्डिंग सैंड इज आल्सो नोन एज फॉन्ड्रे सैंड, a sand with the most and compressed oil heated tends to pack well and hold its shape। मतलब एक ऐसी सैंड जो कि मॉइस्चर है जिसमें कंप्रेस करोगे, ठीक है, वो एक शेप ले लेगी जिसके अंदर ऑयल और हीटेड टेंस टू पैक, ठीक है, सो दैट कि उसके अंदर हम जो शेप चाहते हैं उसका मोल्टेड मटेरियल डालेंगे तो वो शेप बन जाए। तो जो हमारी जो मोल्डिंग सैंड है वो ऐसी होनी चाहिए कि जो शेप में हम उसको पैक करें, ठीक है, कंप्रेस करके जो शेप दें वो उस शेप में रुक जाए। क्लियर। It is used in sand casting to prepare the mold cavity. Mold sand is defined as the granular particles resulting from the breakdown of the rocks due to the action of the natural forces such as frost, wind, rain, heat, water current, etc. Rock has a complex composition. Sand contains most of the elements. Clear है। अब ये कुछ कंपोजिशन है मोल्डिंग सैंड के अंदर होनी चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप मोल्डिंग सैंड लिखते हो, अगर आपने कंपोजिशन लिख दी तो डेफिनेटली आपको जो नॉर्मल बच्चे हैं जिन्होंने नहीं लिखा उनसे ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। सिलिका होता है आपका, एल्यूमिनियम होता है आपका, आयरन ऑक्साइड, ठीक है, अमाउंट ऑफ ऑक्साइड, टिन, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड सम अदर अल्कलाइन, ठीक है, ये सब चीज़ें होती है। अब इसका परसेंटेज कितना है, 86 से 90%, 4 to 8%, 2 to 5%। क्लियर। चलो, मोल्डिंग सैंड कितने टाइप्स की होती है, ग्रीन सैंड, ड्राई सैंड, फेसिंग सैंड, सिस्टम सैंड, पार्टिंग सैंड, कोर सैंड, मोलासेस सैंड, लोम सैंड एंड बेकिंग सैंड। ये हमारी 9 टाइप्स की मोल्डिंग सैंड होती है, ठीक है। अब इसमें से किसी एक पे, ज़्यादातर ग्रीन सैंड पे या ड्राई सैंड पे या वेट सैंड पे जनरली आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है। ये देखो, ये होती है ग्रीन सैंड। अब इसमें क्या होता है, मेनली आपको कंपोजिशन याद रखनी है कि क्योंकि सैंड तो सारी हैं लेकिन सभी सैंड में कुछ जो कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स है वो अलग है और परसेंटेज ऑफ वाटर या मॉइस्चर बोल लीजिए वो अलग है। तो वो अगर आप मेंशन करते हो तब आपका क्वेश्चन ये पूरा होता है। ग्रीन सैंड इज टेम्पर्ड सैंड एज कंटेन्ड इनफ अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। ग्रीन सैंड कंटेन्स मिक्सचर 15 to 20% of clay, 6 to 8% of water, silica, strength depending on the mixture of the water and clay. The mixture acts as a bonding material in the sand. तो ये हमारा ग्रीन सैंड होता है। ये देखो, ग्रीन सैंड इस कलर का होता है, ठीक है। ग्रीन सैंड इज अ सॉफ्ट, पोरस, फाइन, लाइट इन नेचर। ये क्या प्रॉपर्टीज हैं उसकी, रफ, सिंपल, कास्टिंग, बोथ फॉर फेरस एंड नॉन फेरस मटेरियल्स के लिए यूज होता है। इट इज़ द एबिलिटी टू मेंटेन द शेप एंड इम्प्रेशन गिव इट टू द अंडर प्रेशर। मतलब जितना आप उस पर प्रेशर लगा रहे हो तो वो उस शेप के अंदर क्या करेगा, वो होल्ड करेगा। उसके बाद उसमें आप मोटर मेटल डाल सकते हो, ठीक है। ग्रीन सैंड कैन बी ईजिली अवेलेबल है और लो कॉस्ट पे अवेलेबल है, ठीक है। प्रिपेयर्ड कर सकते हैं ग्रीन सैंड को हम ईजिली, उसका मोल्ड बना सकते हैं। एंड कॉमनली यूज फॉर द फेरस एंड नॉन फेरस मटेरियल्स, ठीक है। ड्राई सैंड की बात करें तो ड्राई सैंड इस टाइप की होती है, उसमें क्या होता है कि मॉइस्चर कम होता है एज कम्पेयर टू द ग्रीन सैंड, ठीक है। ग्रीन सैंड दैट हैज़ बीन ड्राइड, ग्रीन सैंड को आप ड्राई कर देते हो, बेक्ड आफ्टर द मोल्ड इज देन कॉल्ड ड्राई सैंड। दे आर सुटेबल फॉर लार्ज कास्टिंग, ठीक है। मोल्ड्स prepared in dry sand are known as dry sand molds. Dry sand is the type of green sand from which the moisture is being removed। मतलब जिसमें हमारा 7 to 8% जो मॉइस्चर था ना हमारा, देखो 6 to 8% जो मॉइस्चर था, ये हम इसको रिमूव कर देते हैं तो ये आपका क्या बन जाएगा, ड्राई सैंड बन जाएगा। क्लियर। ड्राई सैंड इज मेकिंग बाय बेकिंग और ड्राइंग द मोल्ड, ठीक है। द कंटेन इज मिक्सचर ऑफ 20%, 15 से 20% क्ले होता है आपका, एंड सिलिका। दिस सैंड इज मोर रिजिड, मोर थर्मल स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ, ठीक है, क्योंकि इसको हम हीटअप कर लेते हैं। ड्राई सैंड, क्लियर है। फेसिंग सैंड क्या होता है, देखो फेसिंग सैंड जब ये बन जाए यहाँ पे स्प्रेड कर दिया फेसिंग सैंड के ऊपर, इट forms the face of the mold. The facing sand is used directly next to the patterned surface and comes into the direct contact with the molten metal when the molten metal is being poured into the mold, ठीक है। ये देखो बॉक्स के अंदर ये पैटर्न से हमने इसकी कैविटी बना रखी है। क्लियर। इट इज मेड ऑफ क्ले, सिलिका सैंड इन एडिशन टू अनयूज्ड सैंड, ठीक है। फेसिंग सैंड कंसिस्ट ऑफ 5% ऑफ sea coal, 25% of iron. Facing sand has the high reflectiveness and very high strength.
फेसिंग सैंड इज़ वेरी फाइन इन नेचर। सिस्टम सैंड क्या होता है? इट इज़ अ मैकेनिकल सैंड प्रिपरेशन हैंडलिंग यूनिट्स फेसिंग sand is not encountered. The sand is that is used to cleaner and reactive by the adding water, binders and specially additives. Additives मिला जाते हैं and the sand we get is called system sand. The system sand is used to fill the entire flask in the mechanical casting where the machine molding is employed. Okay, the mold made of this sand is high strength, high permeability and reflectivity. At this sand is used in machine molding is termed as system sand. Clear? तो सिस्टम। अब बात करते हैं पार्टिंग सैंड क्या होती है। ठीक है, पार्टिंग सैंड इज यूज टू अवॉइड स्टिकिंग ऑफ ग्रीन सैंड टू द पैटर्न। ग्रीन सैंड हमारे जो है पैटर्न से चिपक नहीं जाए, उसमें पार्टिंग सैंड बनाते हैं सो दैट कि हमारा जो पैटर्न है वो इजीली निकल जाए। एंड ऑल्सो इट अलाउज द इजी रिमूवल ऑफ द कोप एंड ड्रैग बॉक्स ऑल्सो। दिस पार्टिंग सर्व्स द same purpose as the dust. Clear? It is a pure clay free silica sand. Parting sand is the dry sand without a binder to introduce a non sticky pattern. Pattern sand is made up of pure silica. Silica पूरा का पूरा होता है। ठीक है, फ्री क्ले नहीं होता है इसके अंदर। क्लियर? ये देखो डायग्राम के अंदर, इसमें फोटो में ये यहाँ इसको कंप्रेस कर रहे हैं बिल्कुल, सो दैट की जो शेप है हमारी वो बन जाए। उसके बाद जो एक्स्ट्रा होगी वो हम रिमूव कर देंगे इसके ऊपर से। ठीक है, कोर सैंड इज़ द सैंड फॉर मेकिंग कोर्स। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ऑयल सैंड बिकॉज इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सिलिका सैंड एंड कोर ऑयल। कोर ऑयल इज़ द मिक्सचर ऑफ लिंसेड ऑयल, रेजिन्स, लाइट मिनरल ऑयल्स एंड अदर बाइंडिंग मटेरियल्स। ठीक है, लिंसेड ऑयल आपका ना एक जगह पे और यूज़ होता है। ठीक है, जो बच्चे ऑयल पेंटिंग वगैरह करते हैं ना उनको पता होगा कि लिंसेड ऑयल कहाँ यूज़ करते हैं वो लोग। जैसे अगर आप वाटर पेंट्स वगैरह यूज़ करते हो तो उसमें वाटर बेस वाटर यूज़ करते हो, तो अगर आप ऑयल पेंट्स यूज़ करते हो तो वहाँ पे लिंसेड ऑयल यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर द सेक ऑफ इकोनॉमी पिच और फ्लोर द वाटर कैन बी यूज टू मेक लार्ज कोर्स। मोलासिस सैंड, द टर्म डिनोट्स दैट द सैंड विद द कैरीज मोलासिस एज अ बाइंडर। ठीक है, बाइंडिंग एजेंट होता है मोलासिस। It is very useful for making molds of small casting having intricate shapes and thin sections. Also used as a core sand. Loam sand with the 50% of clay is called loam sand. 50% अगर आपका clay है तो उसको हम loam sand बोलेंगे। They are also suitable for large casting. It is simply mixture of sand, clay and water present in क्वांटिटी दैट फॉर्म्स अ थिन प्लास्टिक पेस्ट बन जाता है उसका। ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ सैंड मोल्डिंग पैटर्न आर नॉट यूज्ड। लोम सैंड इज मेड अप ऑफ द मिक्सचर ऑफ 30 to 35% ऑफ क्ले, 18% वाटर, बिकॉज उसमें हमें पेस्ट बनाना है तो इसमें मतलब आपका जो ग्रीन सैंड था उससे भी ज़्यादा वाटर है। ठीक है, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग इज सैंड। तो वहाँ पे हम उस चीज़ को हम इस सारी चीज़ों को हम बोलेंगे लोम सैंड। ठीक है, 30% के आसपास क्या होगा हमारा, 35 क्ले होगा आपका, 18% के अराउंड वाटर होगा हमारा, और जो रेस्ट होगा वो हमारी सैंड होगी। क्लियर? ये देखो यहाँ पे लोम सैंड, ग्रीन सैंड एंड ये ड्राई सैंड, ये तीनों के तीनों डायग्राम है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्वीपिंग शेप इज गिवन टू द लोम सैंड। दीज मोल्ड्स फॉर्म लोम सैंड एंड हैवी लार्ज टू यूज इन अ हॉपर्स एंड पार्ट ऑफ द टर्बाइंस, वहाँ पे यूज़ करते हैं। बेकिंग सैंड कहाँ यूज़ करते हैं, कमेंट बॉक्स में कोई बताएगा। Baking sand is also called floor sand, used to back up the facing sand. It is an old and frequently used molding sand used for baking purposes. ठीक है, बेकिंग जहाँ पे यूज़ करते हैं वहाँ पे बेकिंग सैंड यूज़ करते हैं। इट्स समटाइम्स कॉल्ड ब्लैक सैंड बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ कोल डस्ट। इसके अंदर कोल डस्ट होता है जिसकी वजह से हम इसको मतलब कुछ परसेंटेज होती है, बिल्कुल सारा का सारा कोल डस्ट नहीं होता, तो इसको भी हम कोल डस्ट भी बोल देते हैं। ठीक है, एंड बर्निंग ड्यू टू द इन कॉन्टैक्ट विद द मोल्टन मेटल। कोर मेकिंग, ये इंपॉर्टेंट है कि कोर मेकिंग क्या होता है। बेसिकली कोर क्या होता है, कोर मेकिंग क्या होता है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, कोर मेकिंग इज द प्रोसेस विच फॉर्म्स द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कास्टिंग। सपोज आपने कोई कास्टिंग बनाई है, उसके अंदर कोई आपको होलो कैविटी क्रिएट करनी है या उसके अंदर कोई पार्ट बनाना है, तो वो कोर की हेल्प से बनेगा। ठीक है, दिस मोल्ड प्रोवाइड अ स्पेस फॉर द मोल्टन मेटल टू गो।
अब जो बना रहे हो तो वहाँ पे मोल्डर मेटल भी जाएगा, ठीक है। विद द कोर कीप्स द मेटल फ्रॉम फिलिंग द एंटायर शेप, द कोर कैन बी यूज टू एक्सटेंड मोल्ड प्रोजेक्शन टू क्रिएट एक्स्ट्रा मोल्ड सेक्शन क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। और ब्लॉक आउट एंड क्रिएट नेगेटिव ड्राफ्ट, इसको नेगेटिव ड्राफ्ट में भी यूज़ होगा। कॉम्प्लेक्स कास्टिंग कैन इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ मल्टीपल कोर्स, और एक से ज़्यादा भी कोर यूज़ किए जा सकते हैं, ये नहीं है कि सिर्फ एक ही कोर यूज़ होगा। क्लियर। कोर्स आर प्रोड्यूस बाय ब्लोइंग, रैमिंग और इन हीटेड प्रोसेस। कैसे यूज़ कर रहे हैं, ये मैंने हाईलाइट कर दिया, ठीक है। कोर्स आर प्रोड्यूस बाय ब्लोइंग, रैमिंग एंड हीटेड प्रोसेस इन्वेस्टिगेटिंग सैंड इनटू अ कोर बॉक्स। The finished cores, which can be solid hollow, are inserted in the mold to provide the internal cavities of the casting before the mold halves to be joined. Sand cores are also widely used in die casting where permanent metal molds are employed. ठीक है, इस डायग्राम में आप देखो ये कोर है आपका, ठीक है। यहाँ पे देखो कोर, ये कोप अपर बॉक्स जिसको हम बोलते हैं, लोअर बॉक्स ड्रैग हो गया। चैपलेट्स होता है कोर को सपोर्ट करने के लिए, उसकी पोजीशन पे ये रहा कोर आपका, ठीक है। सपोर्ट द कोर। चैपलेट्स एक बार एग्जाम में भी आया था कि कोर एंड कोर पेंट्स क्या होता है और चैपलेट्स क्या होता है, ठीक है। ये कोर पेंट्स एंड चैपलेट्स। टाइप्स ऑफ कोर, अब कितने टाइप्स के कोर होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ कोर आपके एग्जाम में डायरेक्टली उसके टाइप्स नहीं पूछते, बट कोर पूछते हैं। तो अगर आप अपने आंसर को थोड़ा लेंदी बनाना चाहते हो तो आप उसके वहाँ पर टाइप्स भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। जैसे ग्रीन सैंड कोर, ड्राई सैंड कोर, हॉरिजॉन्टल कोर, ड्रॉप कोर, हैंगिंग कोर, बैलेंस कोर, किस कोर एंड वर्टिकल कोर, ठीक है। चलिए, कॉमन टेक्नोलॉजीज इन कोर मेकिंग कैसे कैसे बना सकते हैं, कैसे किस टाइप से बना सकते हैं, क्या हम प्रोसेस यूज़ करेंगे, इन्वॉल्व करेंगे, तो ठीक है। और मोस्ट कॉमन टेक्नोलॉजी कौन कौन सी होगी आपकी, ऑयल एज द बाइंडर, ग्रीन सैंड, हॉट बॉक्स, कोल्ड बॉक्स, नो बेक्स, शेल। तो ये इन टाइप से हम उसको बना सकते हैं। ईच ऑफ द अबव टेक्नोलॉजी दे आर वेरियस एडवांटेजेस एंड ड्रॉबैक्स, वो डिपेंड करता है कि हम किस टेक्निक को यूज़ कर रहे हैं, कौन सी हमारे लिए फिजिबल है, ठीक है। ये कुछ रेफरेंसेज हैं जहाँ से हमने कंटेंट को लिया है, ठीक है। तो आप यहाँ से जाके भी कंटेंट को देख सकते हैं, बुक से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल अभी शीट्स ख़त्म नहीं हुई हैं, अभी हम आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो सेशन है ये एक ही वन शॉर्ट वीडियो के अंदर आपका पूरा का पूरा यूनिट 1 करने वाले हैं, ठीक है। यूनिट 1 करने वाले हैं एमपी का। क्लियर। अभी कुछ टॉपिक हुआ, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा, एलिमेंट्स ऑफ गेटिंग सिस्टम, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम गेटिंग सिस्टम भी पढ़ेंगे और इसके एलिमेंट्स को भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो एलिमेंट्स ऑफ गेटिंग सिस्टम में ये डायग्राम आपने पहले भी देखा था, बट वो कलर्ड नहीं था, ये कलर बनाया है, ठीक है। तो ये देखो, ये आपका स्प्रू है, जहाँ से मोल्टर मेटल आप डालोगे ये आएगा, रनर की हेल्प से ये हमारे कैविटी में और कास्टिंग में चला जाएगा, ठीक है। ये हमारे गेट्स हैं, ये हमारा राइज़र है। क्लियर। चलिए, मेन जो एलिमेंट्स हैं, ये क्वेश्चन भाई आता ही आता है, 100% आता है, तो ध्यान से करना, ठीक है। चलो, मेन एलिमेंट्स हैं पोलिंग बेसिन, स्प्रू वेल, इनगेट, कोप, राइज़र, रनर, लैडर, ड्रैग और ये 9 स्प्रू, ठीक है। स्प्रू वेल, स्प्रू एंड डाउन, ठीक है। ये हमारे क्या एलिमेंट्स ऑफ गेटिंग सिस्टम है। अगर ये आता तो ये 9 के 9 चीज़ों को आपने लिखना है, प्लस इसका डायग्राम, ये वाला जो डायग्राम है आपका, ये डायग्राम बनाना है आपने, ठीक है। उसको लेबल डायग्राम करना है कि राइज़र कहाँ है, गेट कहाँ है आपका, कास्टिंग कहाँ है, स्प्रू कहाँ है, पोलिंग बेसिन कहाँ है आपका, स्प्रू बेस और वेल कहाँ है आपका, ठीक है। ये सब चीज़ें, ये आपका गेट्स हो गया, ठीक है। व्हाट इज़ गेटिंग सिस्टम, यहाँ पे भी देखो डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम कोई सा ही बना लो, आपकी बुक में जो है वो बना लो, या आपने सेशनल्स में जो बनाया होगा वो वाला बना लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इट इज़ जस्ट एन अ सिंपल डिज़ाइन एंड अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। क्या होता है, एक डिफरेंट एलिमेंट्स को अरेंजमेंट है आपका, विच नीडेड टू बी कंस्ट्रक्ट अ स्मूथ एंड प्रॉपर फिलिंग ऑफ मोल्ड कैविटी। ये जो मोल्ड कैविटी है इसको स्मूथली फिल करना है, ठीक है। अ सिस्टमैटिक मेथड ऑफ गेटिंग सिस्टम
that is leads to delivery of molten metal to flow through a ladder to a casting cavity, which ensures the proper and smooth filling of the cavity. This depends on the layout of the gating system channel, so as the direction and position of the runner, sprue in gates, मतलब पोलिंग बेसिन, स्प्रू, रनर्स, गेट, कास्टिंग एंड टॉप राइजर, इनके प्रॉपर अरेंजमेंट अगर होगा तो स्मूथली आपका जो मोल्टन मेटल है फ्लो करता हुआ स्प्रू से रनर की हेल्प से जाता हुआ गेट्स के थ्रू होता हुआ कास्टिंग के अंदर जाके फिल हो जाएगा और राइज़र में हमारा एक्स्ट्रा हो जाएगा। देखो एक चीज़ याद रखना, राइज़र का बहुत इंपॉर्टेंट रोल क्या है यहाँ पे, राइज़र के बारे में भी आता है कि राइज़र का इंपॉर्टेंट रोल क्या है। राइज़र का डायग्राम, राइज़र का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल क्या है, जैसे देखो आपने मोल्टन मेटल डाल दिया, मोल्टन मेटल डालने के बाद क्या होगा, एक टाइम पे वो सॉलिडिफाई होगा। अब जब भी मोल्टन मेटल सॉलिडिफाई होता है तो क्या करता है, मटेरियल श्रिंक होता है, ठीक है। अब जब श्रिंक होगा तो कैविटी में स्पेस बचेगा और स्पेस पूरा नहीं भरेगा तो कैविटी खराब हो जाएगी, ठीक है, या आपका प्रोडक्ट कोई फुल डायमेंशन आपको नहीं मिलेगी। तो उस जो डिफेक्ट था आपका, मतलब जो कैविटी बच गई थी, जो मटेरियल की शॉर्टेज हुई, उस शॉर्टेज को पूरा करने के लिए तब इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी आपका राइजर में से मटेरियल आके वहाँ पे डिपॉजिट होगा, उसमें मिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे वो सॉलिडिफाई होने के बाद जितना श्रिंक होगा, वो जो एक्स्ट्रा मटेरियल चाहिए हमें वो हमारा राइजर से मिलेगा हमें, ठीक है। फंक्शन ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ मेंशन बिलो, मतलब कौन कौन से, पोरिंग बेसिन का फंक्शन क्या होता है आपका, स्प्रू, रनर, स्प्रू, पोरिंग कप, राइजर, कास्टिंग, गेट, ये आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है। अब इसका पर्पज़ क्या होता है पोरिंग बेसिन का, दिस is otherwise called a bush or a cup. It is circular or rectangular in shape. It collects the molten metal which poured from the ladder. यहाँ पे आएगा, क्लियर है। स्प्रू का काम क्या है, इट इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, इट लीड्स द मोल्टन मेटल फ्रॉम पोरिंग बेसिन टू द स्प्रू वेल। स्प्रू वेल कहाँ हमारा, ये रहा स्प्रू वेल, यहाँ बॉटम में होगा इसमें स्प्रू के नीचे, ठीक है। Sprue well, it changes the direction of flow of molten metal to the right angle and passes it to the runner. अब ये क्या करता है, देखो यहाँ से ये ऐसे आ रहा था, ये डायरेक्शन चेंज कर दी इसने, ठीक है ना, डायरेक्शन चेंज होगी मोल्टन मेटल की, ठीक है। रनर क्या होता है, द रनर टेक्स द मोल्टन मेटल फ्रॉम द स्प्रू टू द कास्टिंग, इट इज प्राइमरी स्लो डाउन्स द फ्लो ऑफ स्पीड ऑफ द मोल्टन मेटल ड्यूरिंग इट्स फ्री फॉल फ्रॉम द above mentioned channel to the ingates. The runner cross section has to be not just bigger than the sprue exit but also allow filling of the molten metal before letting it to enter in the ingates. मतलब क्या करता है, एक तो स्पीड स्लो करता है, स्पीड स्लो करने के पीछे रीज़न क्या है कि जैसे ही मोल्टन मेटल, एक तो देखो टेम्परेचर राइज होता है और जब हाई स्पीड से और हाई टेम्परेचर के साथ आएगा तो जो आपकी जो कास्टिंग है उसको ब्रेक कर सकता है, इसलिए उसकी स्पीड को स्लो डाउन कर देता है। अब जो आधी स्पीड तो वहीं पे कम हो जाती है जब उसकी डायरेक्शन चेंज होती है हमारी स्प्रू वेल के अंदर, ठीक है। द रनर क्रॉस सेक्शन हैज़ टू बी पुट नॉट जस्ट बिगर देन द स्प्रू एग्जिट बट ऑल्सो अलाउ फिलिंग ऑफ द मोल्टन मेटल बिफोर लेटिंग इट टू द एंटायर इनगेट्स। फॉर अ गेटिंग सिस्टम वेयर देर इज मोर देन in an ingate, it is recommended the cross section area should be lowered after every ingate, connecting to the make sure the smooth flow of the molten metal. Clear? मेन हमें क्या देखना है कि हमारा मोल्टन मेटल कहीं भी स्टॉप ना करे, ठीक है। अगर स्टॉप हो जाएगा तो वो पीछे ही सॉलिडिफाई जाएगा, आगे नहीं जाएगा तो आगे कैविटी इनकम्प्लीट हो जाएगी और वहाँ पे कुछ भी नहीं होगा और प्रोडक्ट डेवलप नहीं होगा हमारा, ठीक है। इनगेट क्या होता है, ingate, this is final stage where the molten metal moves from the runner to the mold cavity. This component which directly liquid to the die cavity. Die cutters recommend ingate to design to minimize the molten velocity, designed to facilitate easy fitting, should not lead to the hot spot. Hot spot का defect होता है and the molten metal flow from the ingate to the proportional to the casting volume. Clear? A sprue usually direct its flow the basin to the runner as well as the ingate. क्लियर है, तो ये ingate का हमारा फंक्शन था। यहाँ पे देखो आप सिस्टम वही है, पोरिंग बेसिन, स्प्रू, रनर, यहाँ से आएगा मोल्टन मेटल, रेड बनाते हैं ना, मोल्टन मेटल यहाँ से आया ऐसे जाएगा, यहाँ पे फिल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे फिल हो गया। अब यहाँ पे आप समझने की कोशिश करना, जो ये एरिया ना ये आपका राइजर है, जैसे ये सॉलिडिफाई होगा तो यहाँ से मटेरियल यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, क्लियर। राइजर
स्कोप, पार्टिंग लाइन, ड्रैग, इन गेट। चलो, अब क्या होता है जब हम कास्टिंग करते हैं तो कुछ मटेरियल्स एक्स्ट्रा उसमें ऐड हो जाता है, चाहे वो सराउंडिंग से आए या मोल्ड कैविटी के साथ टूट जाए या मोल्टन मेटल ब्रेक करता हो अपने साथ में लिया है, तो उसको बोलते हैं स्लैग ट्रैप। इट filters the slag when molten metal moves from the runner and gate is also called runner। ठीक है, इट ऑल्सो प्लेस्ड इन द रनर, वो अपने आप यहीं पे रुक जाएंगे। ठीक है, मोल्टन मेटल ये हो गया, स्लैग, पोरिंग बेसिन एंड स्प्रू। क्लियर। राइजर क्या होता है? राइजर जो मैंने अभी आपको बताया था, राइजर ऑल्सो नोन एज फीडर, अ रिजर्वायर बिल्ट इन द मेटल कास्टिंग मोल्ड टू प्रिवेंट कैविटीज ड्यू टू श्रिंकेज। श्रिंकेज डिफेक्ट को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, ये करते हैं। ठीक है, मेन चीज़ों को हमने हाईलाइट किया हुआ। ठीक है, पहले ही riser prevents by providing molten metal to the casting, add solidifies so the cavity forms the riser and do not casting. Risers are not effective on a material that have a freezing point, large freezing point, because additional directional solidification is not possible। ठीक है, साइड राइजर, टॉप राइजर, मोल्ड कैविटी। ठीक है, ये टाइप होते हैं उसके, डायग्राम देख लेना, ये 1 और ये 2। लैडर क्या करता है? लैडर में हमारा मोल्टन मेटल होता है जिसको हम उससे पोर कर देते हैं, वेसल ही होता है जिसमें मोल्टन मेटल डालते हैं और हम वहाँ से स्क्रू के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, इन मेटलर्जी अ लैडर इज अ वेसल यूज टू ट्रांसपोर्ट एंड पोर मोल्टन मेटल। लैडर्स आर ऑफन यूज इन फाउंड्रीज, रेंज इन साइज फ्रॉम स्मॉल हैंड कैरी वेसल that resembles at kitchen ladder and hold up to 20 kilograms, 20 kilograms। ठीक है, to large steel mill ladders hold up to 300 tons, मतलब 20 किलो से लेके 300 टन्स तक की कैपेसिटी वाले हमारे क्या होते हैं, लैडर्स होते हैं। मैनी नॉन फेरस फाउंड्रीज ऑल्सो यूज सिरेमिक क्रूसिबल्स फॉर ट्रांसपोर्टिंग एंड पोरिंग मोल्टन मेटल एंड विल ऑल्सो रेफर टू दीज लैडर्स। क्लियर। ये जैसे सेक्शन तो वही बना रखा है आपका एलिमेंट्स ऑफ गेटिंग सिस्टम, बट ये आपका लेटर है। ठीक है, यहाँ से इसका ये मोल्टन मेटल यहाँ से ऐसे जाएगा इसके अंदर। ठीक 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 है, चलो अब बात करते हैं डिफेक्ट्स अकरिंग ड्यू टू इनप्रॉपर डिज़ाइन ऑफ गेटिंग सिस्टम। अगर आपका गेटिंग सिस्टम स्प्रू, रनर, राइजर, गेट्स, इन गेट्स अगर ये सही से नहीं लगे तो इनकी वजह से क्या डिफेक्ट हो जाएगा, उनको देखते हैं। पहला होगा आपका ऑक्सीडेशन डिफेक्ट, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल, क्योंकि इसमें क्या होगा कि एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं वो रिएक्ट करेंगी। कोल्ड शट हो जाएगा आपका मोल्ड इरोजन। ठीक है, मोल्ड इरोजन क्या होता है, आपका जो मोल्ड है आपने जो बनाया था वो टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, क्रैक्स आ जाएंगे उसके अंदर। ठीक है, उसकी जो अलाइनमेंट है या शेप है वो चेंज हो जाएगी। श्रिंकेजेस आ जाएंगे आपके, श्रिंक हो जाएगा। पोरोसिटी मतलब पोर्स बन जाएंगे। मिश्रण जो प्रॉपर रनिंग होनी चाहिए वो नहीं होगी मिश्रण में। ठीक है, पेनिट्रेशन ऑफ लिक्विड मैटर इनटू मोल्ड वॉल्स। तो ये हमारे के सारे क्या है, डिफेक्ट्स हैं। कोल्ड शट में क्या होगा, वो पहले ही सॉलिडिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे के सारे क्या है, डिफेक्ट्स थे। फंक्शन ऑफ गेटिंग सिस्टम क्या है, देखो अगर गेटिंग सिस्टम अच्छा है, अभी तो हमें ये देखा था कि गेटिंग सिस्टम अगर ख़राब हो जाए, आपका इम्प्रॉपर है, तब आपके क्या डिफेक्ट्स पड़ेंगे। अगर गेटिंग सिस्टम अच्छा है तब क्या होगा आपका। ठीक है, फंक्शन ऑफ गेटिंग सिस्टम, वो क्या काम करता है गेटिंग सिस्टम। अ गुड गेटिंग सिस्टम शुड हेल्प ईजी एंड कंप्लीट फिलिंग ऑफ द मोल्ड कैविटी। देखो अगर मोल्ड कैविटी कम्प्लीटली फिल है तो प्रोडक्ट आपका बच जाएगा डेफिनेटली। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स मोल्ड इरोजन, इरोजन को टूटने से बताता है मोल्ड को। एस्टेब्लिश प्रॉपर टेम्परेचर ग्रेडियंट इन द कास्टिंग, देखो अगर प्रॉपर टेम्परेचर है ना तो क्या होगा, वो एक टाइम पे ही कूलिंग स्टार्ट होगी। जैसा नहीं कि कोई पार्ट पहले ठंडा हो रहा है कोई बाद में हो रहा है। ठीक है, उसकी वजह से भी ग्रेन्स हमारे डिफरेंट हो जाते हैं। इट शुड प्रमोट डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन। इट शुड रेगुलेट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ मेटल इनटू द मोल्ड कैविटी। मोल्ड कैविटी में उसके रेट को, फ्लो को आप कंट्रोल कर सकते हो कि अगर इस स्पीड से जा रहा है तो इस पर्टिकुलर टाइम के बाद वो फिल हो जाएगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ गेटिंग सिस्टम। गेटिंग सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ गेटिंग सिस्टम जनरली आता नहीं है एग्जाम के अंदर, बट बाय डिफ़ॉल्ट अगर आ जाता है गेटिंग सिस्टम का तो देखो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो हमारी कोशिश है कि हम ज़्यादा डिलीवर करेंगे कंटेंट तो हमारे मार्क्स ज़्यादा अच्छे आएंगे। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल गेटिंग सिस्टम होता है आपका, वर्टिकल गेटिंग सिस्टम होता है, बॉटम गेटिंग सिस्टम और मिडिल गेटिंग सिस्टम।
अगर इसके बारे में आपको कंप्लीट नहीं लिखना तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ नाम याद कर लो कि हॉरिजॉन्टल गेटिंग सिस्टम होता है, वर्टिकल होता है, बॉटम होता है और मिडल होता है, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल में क्या होगा कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन होगी उसकी गेटिंग सिस्टम की, वर्टिकल में वर्टिकल होगी। इट इज़ मोस्टली वाइडली यूज, इट इज़ टिपिकली नॉर्मली अप्लाइड इन फेरस मेटल्स कास्टिंग, ग्रेविटी डाई कास्टिंग एंड नॉन फेरस मेटल्स में हॉरिजॉन्टल यूज होता है। वर्टिकल टॉप गेटिंग सिस्टम्स होते हैं हमारे, ठीक है। हॉट मेटल्स इज पोर्ड फ्रॉम द टॉप, वहाँ से टॉप से पोर किया जाएगा। इट हेल्प्स डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। इट सूट्स ओनली फ्लैट कास्टिंग्स, वर्टिकल वाले फ्लैट कास्टिंग को सूट करेंगे टू लिमिट डैमेज ऑफ द मेटल ड्यूरिंग इनफिलिंग, ठीक है। बॉटम इट यूज टॉल कास्टिंग वेयर द मोल्टन मेटल एंटर्स द कास्टिंग थ्रू द बॉटम, क्लियर। मिडल वाला कहाँ यूज़ करेंगे, टॉप और बॉटम दोनों में यूज़ होगा, ठीक है। ये कुछ रेफरेंसेस हैं, ठीक है, जहाँ से हमने लिया है, जिसमें विकीपीडिया है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आप देख लेना, द मेटल कास्टिंग .com से भी है, गेटिंग सिस्टम के वहाँ से भी है, लिंक्डइन से भी, पोस्ट से भी हमने कुछ लिया है इसमें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर द वैल्यूबल कंटेंट, और आप भी पढ़ सकते हैं वहाँ से। चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और चैनल का नाम है ग्रो विद प्रदीप कुमार। प्लीज़ चैनल को आप अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, ठीक है। चलो अब बात करते हैं पैटर्न की। पैटर्न क्या होता है, कोई बताएगा कमेंट बॉक्स में, तो मैं पानी पी लूँ। इंट्रोडक्शन करेंगे पैटर्न के अंदर, हम टाइप्स ऑफ पैटर्न पढ़ेंगे, पैटर्न मटेरियल्स पढ़ेंगे, और सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स पढ़ेंगे, ठीक है। पैटर्न देखो कितने टाइप्स के होते हैं, मैच प्लेट पैटर्न, वन पीस और सॉलिड पैटर्न, स्प्लिट पैटर्न, कोप एंड ड्रैग पैटर्न। कोप एंड ड्रैग हमने क्या पढ़ा था, मोल्डिंग बॉक्स पढ़े थे, कोप एंड ड्रैग, ऊपर वाले को कोप, नीचे वाले को ड्रैग, सी पहले आता है, डी बाद में आता है, क्लियर। चलो, what is pattern? Pattern is the tool used during the casting process. It is defined as the mold of anything constructed in such a way that it may be used forming an impression called mold in dump sand or other suitable materials, ठीक है। फंक्शन क्या होता है पैटर्न का, it produce mold cavity for a correct size and shape, to produce seed for coats in the mold, to establish parting surface and lines in the mold, to establish distinct locating points in the mold cavity, to minimize defect casting, to minimize cost of casting, ठीक है। वहाँ पे हम ये सारे के सारे पैटर्न का यूज़ करके ये सारे के सारे जो फंक्शंस हैं उसको परफॉर्म कराते हैं, ठीक है। पैटर्न बेसिकली आप ये कह सकते हो कि जो प्रोडक्ट आपको बनाना है उसकी डुप्लीकेट कॉपी है, ठीक है, जिसकी वजह से हम कैविटी बना लेंगे, ठीक है। बट वो एक्चुअल में अगर आपका पैटर्न है तो वो उसी मटेरियल का नहीं होगा, दूसरा मटेरियल यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। हम पढ़ेंगे मटेरियल कौन कौन से पैटर्न्स के, उसमें हम बताएंगे कि कौन कौन सा मटेरियल यूज़ कर सकते हो पैटर्न के लिए। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पैटर्न। टाइप्स ऑफ पैटर्न में देखो, आपका सिंगल पीस पैटर्न, मैच प्लेट पैटर्न, गेटेड पैटर्न, स्वीप पैटर्न, सेगमेंटेड पैटर्न, स्प्लिट पैटर्न है आपका, कोप एंड ड्रैग पैटर्न है, लूज पीस पैटर्न, स्केलेटन पैटर्न एंड शेल पैटर्न। ये सारे के सारे हमारे पैटर्न हैं, ठीक है। तो इसमें से पैटर्न में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो वो डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का क्वेश्चन आ जाए आपको, ठीक है। अगर सिर्फ आता है कि डिफाइन पैटर्न एंड टाइप्स तो सिंपल है। अगर किसी पर्टिकुलर पीस के लिए आ रहा है कि भाई गेटेड पैटर्न क्या होता है, ठीक है, एक बार गेटेड पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, स्केलेटन पैटर्न पे भी आ चुका है। सिंगल पीस पैटर्न क्या होता है, जो एक ही पीस के अंदर बना हुआ है सॉलिड पैटर्न, ठीक है, उसको बोलते हैं सिंगल पीस पैटर्न। दिस पैटर्न मेड विदाउट जॉइंट्स, कोई जॉइंट नहीं होता, पार्टिंग लाइन नहीं होती है, और लूज पीस कोई नहीं होता। इन दिस कंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड सिंगल पीस पैटर्न और सॉलिड पैटर्न। This pattern are cheaper. The mold has cut his own runner to feed to the gate riser. The molding operation takes place more time. टाइम ज़्यादा लगता है इसमें. Hence these patterns are limited in production. ठीक है. Solid patterns are generally used to large casting और simple shapes के लिए use करते हैं. Mold cavity will be entirely drag or entirely in cope. ठीक है. Important points को highlight किया हुआ है already. ठीक है. When complete the mold cavity will entire in the drag or entirely in the cope. A few example of casting that are made by making solid patterns are temper, stuffing box,
ग्लैड ऑफ द स्टीम इंजन एक्सेट्रा। ठीक है, सिंगल पीस पैटर्न का देखो ये और ये एग्जाम्पल डायग्राम में रखा हुआ आपको देख सकते हो। स्प्लिट पैटर्न क्या होता है, जो कि दो पीसेज में स्प्लिट हो जाता है, उनके बीच में पिन लगी होती है, जैसे भी लगा लो आप। ठीक है, फॉर कास्टिंग अनयूजुअल शेप, ठीक है, कॉम्प्लेक्स शेप लगा लो अनयूजुअल, स्प्लिट पैटर्न आर यूज टू फॉर्म मोल्ड। दिस टाइप ऑफ पैटर्न इज यूजली मेड इन टू पार्ट्स, दो पार्ट्स में यूज करते हैं, अपर और लोअर। वन पार्ट विल बी प्रोड्यूस द लोअर हाफ एंड द अदर इज द अपर हाफ। द टू पार्ट मे और मे नॉट बी द सेम साइज और शेप, शेप अलग हो सकती है, साइज भी हो सकती है, या मिरर शेप भी हो सकती है, जैसे यहाँ पे क्या है मिरर शेप है दोनों की। क्लियर? These are held in the proper relative position by means of drawl pin, ये drawl pin है आपकी। ठीक है, drawl pins are faster in one piece and fitting in the whole board in the other piece। ठीक है, the surface with the parting line are parting surface। the patterns are made in 2-3 pieces। ठीक है, split pattern 2-3 pieces में भी बन सकते हैं। because many times the design of casting of a difficult mold withdrawal of the pattern, क्या होता है बेसिकली कि सिंगल पीस को निकालने में अगर प्रॉब्लम आ रही है या कोई वो शेप सिंगल पीस से नहीं बन रही है, तब हम कोशिश करते हैं कि भाई हम ये बना दें, स्प्लिट पैटर्न्स बना लें। ठीक है, मैच प्लेट पैटर्न, दीज पैटर्न्स इज मेड ऑफ 2 पीसेस। ठीक है, one piece mounted on the side of the plate and the other piece mounted on the plate is called match plate pattern। the plate can only be carry pattern or a group of pattern on its side by the same way। ठीक है, तो ये मैच प्लेट पैटर्न ये होते हैं, देखो ये इसके बीच में प्लेट आ गई। ठीक है, और पैटर्न ये एक ऊपर है और एक नीचे। ठीक है, द रैपिड प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल पीसेस कास्टिंग अकर्स ऑन अ लार्ज स्केल। दीज पैटर्न्स आर वेरी फेवरेबल इन मशीनिंग मोल्डिंग। क्लियर? चलिए, कोप एंड ड्रैग, देखो इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे, अगर पूरा बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो बहुत लेंदी वीडियो बन जाएगी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को तो हमने कवर करना ही है, चाहे लेंदी वीडियो बन जाए। ठीक है, कोप एंड ड्रैग पैटर्न क्या होता है, व्हेन द क्वाइट लार्ज कास्टिंग आर मेड द एंटायर पैटर्न बिकॉज becomes too heavy to be handled by the any operator। such type of pattern is made two parts which is individually molded into separate molding boxes। देख अलग अलग बॉक्सेस में बनाते हैं पर वो पार्ट एक ही होता है, बट वो ज़्यादा हैवी हो जाता है इसलिए उसको यूज़ करते हैं। one group of operators prepare the cope half of the mold sand and another group prepares the drag half। ठीक है, तब बन जाता हमारा। गेटेड पैटर्न का कहाँ यूज़ होगा, क्या क्या होता है, गेटेड पैटर्न्स आर यूज इन द मास प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल कास्टिंग। For such casting, multi-casting molds are prepared। Single mold carries a number of cavities as shown in the diagram। ठीक है, the pattern of these cavities are interconnected by the gate formers। gate formers से connected होता है। ठीक है, ये होता है gated pattern। ठीक है, ये अपने डायग्राम बनाना है gated pattern का। क्लियर? these gate forms provide suitable channels or gates in the sand फॉर फीडिंग द मोल्टन मेटल। मोल्टन मेटल को फिल करने के लिए चैनल बना हुआ है ना। ठीक है, उसको बोलते हैं। अ सिंगल रनर कैन बी डन टू फीड ऑल द कैविटीज। दिस सेव्स द मोल्डिंग टाइम, ऑल्सो देयर इज अ यूनिफॉर्म फीडिंग द मोल्टन। ठीक है, लूज पीस पैटर्न क्या होता है, वो लूज कर जाता है, एक से अलग होता है। ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ पैटर्न सम सिंगल पीस पैटर्न्स आर मेड टू बी हैव लूज पीस पैटर्न। इन अदर वर्ड्स इनेबल टू ईजी विड्रॉल फ्रॉम द मोल्ड। ईजी विड्रॉल के लिए ही हम लूज पीस पैटर्न यूज़ करते हैं, क्योंकि वो ईजिली ड्रैग कर देते हैं कास्टिंग से। These pieces make an integral part of the pattern while molding। After the mold is finished, the pattern is withdrawn, leaving the piece in the sand। These pieces are later withdrawn separately through the cavity formed by the pattern as shown in the diagram। ठीक है, यहाँ पे देखो लूज पीस पैटर्न के अंदर ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे लूज पीस है, ये कोर प्रिंट्स है। ठीक है, ये सारी की सारी हमारी सैंड है, ये रिमर पैटर्न है। क्लियर? अब इसको ईजिली यहाँ से रिमूव कर सकते हैं लूज पीस पैटर्न को। ठीक है, लूज पीस बीइंग विड्रॉल, यहाँ से ईजिली इसको रिमूव कर सकते हैं, वहाँ पे यूज़ करते हैं। स्वीप पैटर्न क्या होता है, जनरली जब स्वीप पैटर्न क्या करता है, ऐसे रोटेट करेगा तो जो ये वाली शेप है इसकी, ये सेम शेप ये यहाँ पे बना के रोटेट कर देगा, मिरर इमेज बना देगा, उसको बोलते हैं स्वीप पैटर्न। स्वीप पैटर्न आर यूज फॉर प्रिपेयरिंग मोल्ड ऑफ लार्ज सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स। सिमेट्रिकल, जैसी शेप इधर होगी ऐसे इधर बनेगी ना, सिमेट्रिकल, पर्टिकुलरली ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। ठीक है, और कोई भी सेक्शन। However, there is a large saving in time, labor and material। Sweep pattern consists of board that conforms the shape of the desired casting। This board is arranged to rotate about a
सेंट्रल एक्सिस, इस एक्सिस के अराउंड, ठीक है। द सैंड इज रैम्ड प्लेस एंड स्वीप बोर्ड इन मूव अराउंड इस एक्सिस रोटेशन to give the molding sand and desired shape. The principal advantage of this pattern is the expensive pattern construction, वहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है। स्केल्टन पैटर्न क्या होता है कि ये बहुत ही लार्ज होता है और 2-3 पीसेस के अंदर होता है, फिर उसको कंबाइन कर देते हैं, फिर एक स्ट्रक्चर बन जाता है स्केल्टन टाइप का, उसको बोलते हैं स्केल्टन साइज का। व्हेन द साइज ऑफ द कास्टिंग इज़ वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू द अदर कास्टिंग प्रोसेसेस, इट इज़ अनइकोनॉमिकल टू मेक अ सॉलिड पैटर्न। इसको पूरी को सॉलिड नहीं बना सकते कि बहुत अनइकोनॉमिकल हो जाएगा, कॉस्टिंग ज़्यादा हो जाएगी। इन सच केसेस द पैटर्न कंसिस्ट ऑफ वुडन फ्रेम्स, वुडन फ्रेम स्ट्रिप्स इज मेड, ठीक है, उसको अरेंज करके एक स्केल्टन बनाते हैं। इट इज़ फिल्ड विद द लोम सैंड और रेम्ड, लोम सैंड को उसको करके फिर रैम्ड कर देते हैं। एक्सेसिव सैंड इज रिमूव्ड बाय मीन्स ऑफ स्टिक्स वगैरह से निकाल लेते हैं। द हाफ स्केल्टन पैटर्न और होलो पीस इज शोन इन डायग्राम, ठीक है। इस डायग्राम के अंदर देख लो आप, ठीक है, ये इसके रिब्स हैं जो मैंने स्केल्ट वुड से उससे बनाए थे, और बीच में हमारी क्या लोम सैंड, और जो एक्सेसिव सैंड थी उसको निकाल दिया। सिंस द टाइप ऑफ सिमेट्रिकल अबाउट द पार्टिंग लाइन, द सेम पैटर्न विल सर्व द पर्पज ऑफ बोथ द हाफ एंड 2 डिफरेंट फ्लास। दीज 2 फ्लाग्स आर जॉइंड लेटर टू फॉर्म अ कंप्लीट। अभी अलग अलग को जोड़ के एक बना देते हैं पहले, ठीक है, उसके बाद हमारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक। सेगमेंटेड पैटर्न क्या होता है? दीज टाइप्स ऑफ पैटर्न इज यूज टू प्रिपेयर मोल्ड ऑफ लार्ज स्फेरिकल कास्टिंग, स्फेरिकल कास्टिंग के लिए, ठीक है। हंस द यूज ऑफ द सॉलिड पैटर्न एग्जैक्ट साइज इज अवॉइडेबल, ठीक है। इन दिस प्रिंसिपल दे वर्क लाइक अ स्वीप पैटर्न, स्वीप पैटर्न की तरह काम करता है, बट द डिफरेंस इज दैट द सेगमेंटेड पैटर्न इज अ पोर्शन ऑफ द सॉलिड पैटर्न इटसेल्फ। अब ये क्या है, उसी का पार्ट होता है, ठीक है। एंड द मोल्ड सेपरेटेड बाय द पार्ट in a mold on the central axis preparing for the mold in one part, the section is moved to the next position। जब एक बन जाएगा तो वो उसकी जगह पे मूव करेगा। the operation is repeated until the complete mold is ready। जब तक वो पूरा नहीं बन जाता वो प्रोसेस, वो उसका प्लेस चेंज होता रहेगा, ठीक है। अ टिपिकल एग्जांपल एज शोन इन डायग्राम, ये आपका डायग्राम में देख लो सेगमेंटेड पैटर्न का, क्लियर। शेल पैटर्न क्या होता है? शेल टाइप ऑफ पैटर्न आर लार्जली यूज्ड इन ड्रेनेज फिटिंग एंड पाइप वर्क में यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। कौन सा? शेल पैटर्न। अ टिपिकल एग्जांपल एज शोन इन डायग्राम, द शेल पैटर्न इज यूजली मेड ऑफ मेटल, इट इज़ माउंटेड ऑन द प्लेट एंड पार्टिंग अलोंग द सेंटर लाइन, सेंटर लाइन के अलोंग वो पार्टेड होता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में, ड्रेनेज में और पाइप वर्क में वहाँ पे यूज़ करते हैं। Shell pattern allow a hollow structure like shell. The outside shape is used as a pattern to make the mold, while the inside used as a core box of the making core। कोप एंड ड्रैग, वही कोप एंड ड्रैग क्या होता है? अपर बॉक्स को कॉप बोलते हैं, नीचे वाले को ड्रैग बोलते हैं। तो उस टाइप के जो पैटर्न होता है उसको हम कोप एंड ड्रैग पैटर्न बोलते हैं, जो कि उसमें फिक्स होता है, ठीक है। जस्ट लाइक इट्स नेम, कोप एंड ड्रैग पैटर्न है कंसिस्ट ऑफ 2 सेपरेट प्लेट्स and it has 2 parts which can be separately molded sorry, on the molding box, and these parts creates the cavity। This kind of pattern has a bit similar with the 2-piece pattern and usually used in large casting। मटेरियल यूज फॉर मेकिंग पैटर्न, पैटर्न कौन कौन से मटेरियल्स के बन सकते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए वुड, ब्रास, मतलब मेटल भी लिख सकते हो, वुड, ब्रास, वाइट मेटल, प्लास्टर्स ऑफ पेरिस, कास्ट आयरन, एल्युमिनियम, प्लास्टिक, वैक्स, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके कितने हो गए? 8 मटेरियल्स हैं जो कि पैटर्न बनाने में हेल्प करते हैं, और इसके अलावा भी कुछ मटेरियल्स हैं, बट आप इतने लिखोगे तो आपके मार्क्स आ जाएंगे, कोई इशू नहीं। फैक्टर्स गवर्निंग द सिलेक्शन ऑफ पैटर्न मटेरियल, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि जब हम मटेरियल सेलेक्ट करते हैं पैटर्न का तो हमें ध्यान रखने चाहिए। पहला है डिज़ाइन ऑफ कास्टिंग, कास्टिंग का डिज़ाइन के साथ, छोटी कास्टिंग है, बड़ी कास्टिंग है, मास प्रोडक्शन करना है आपको, ठीक है, या कोई आपका इक्विपमेंट कहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है, मेडिकल इक्विपमेंट है या कोई मशीन का पार्ट है, उस पर डिपेंड करता है। नंबर ऑफ कास्टिंग रिक्वायर्ड, मेथड ऑफ मोल्डिंग, मोल्डिंग मटेरियल टू बी यूज़, चांसेस टू रिपीट ऑर्डर, ठीक है। तो वहाँ पे हमारा पता लग जाएगा हमें किस टाइप का मटेरियल चाहिए। ये रेफरेंसेस हैं। थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।
ठीक है। चलो भाई, अब बात करेंगे पैटर्न अलाउंसेस की। पैटर्न अलाउंसेस पे एक क्वेश्चन पक्का आएगा। पैटर्न अलाउंस होते हैं आपके श्रिंकेज, ड्राफ्ट, फिनिश, डिस्टॉर्शन और रैपिंग। देखो, अलाउंस का मतलब होता है कि कोई चीज़ अगर माइनस होने वाली है तो हम उसको पहले ही प्लस लेके चलें, ठीक है। तो अगर श्रिंकेज होगी तो पहले ही ज़्यादा मटेरियल डाल देंगे, ठीक है। अगर वो एक्सपेंड करेगा तो पहले कम डालेंगे, तो इस टाइप से, ठीक है। तो पैटर्न जो बनाते हैं हम, क्योंकि पैटर्न के अगेंस्ट ही हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। अगर पैटर्न में डिफेक्ट्स हैं तो फाइनल प्रोडक्ट में भी डिफेक्ट आएंगे। तो पैटर्न के जो सारे अलाउंसेज हैं वो इसीलिए दे रहे हैं हम उसमें, ठीक है, ताकि बाद में हमें कोई डिफेक्ट ना पड़े। ये देखो, डायग्राम में आपको पता चल जाएगा कि जब मटेरियल इतना था वो सॉलिडिफाई हो जाएगा तो ये कम हो जाएगा, ठीक है। रिडक्शन इन द हाइट ड्यू टू सॉलिडिफिकेशन, देखो हाइट कम होगी ना, पहले यहाँ पे था, यहाँ पे आ गया, ठीक है। श्रिंकेज कैविटी, मोल्टन मेटल, सॉलिड मेटल यहाँ पे, ठीक है। तो ये श्रिंक कर रहा है। श्रिंक का मतलब जो स्पेस, सपोज आपका इतना स्पेस था आपका, बाद में श्रिंक करने के बाद वो इतना रह जाएगा, उसको बोलते हैं। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, राइज़र यूज़ करते हैं। श्रिंकेज के साथ में राइज़र होता है, इसी को कंपनसेट करता है राइज़र आपका श्रिंकेज अलाउंस को। ऑल द मेटल यूज फॉर कास्टिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड श्रिंक इन साइज आफ्टर सॉलिडिफिकेशन एंड कूलिंग। टू compensate for this, pattern is made large than the finished casting by means of shrinkage on the contraction house, ठीक है। हर मटेरियल जब मोल्टन मेटल आपका श्रिंक करता है, वो मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता है कि कौन 2% कर रहा है, 4% कर रहा है, 5% कर रहा है, ठीक है। इट लाइन मेजरमेंट ऑफ द पैटर्न मेकर्स अलाउ अस फॉर using shrink or contraction rule. The rule is slightly longer than ordinary rule of the same length, but metals have different shrinkage, ठीक है। Therefore, there is a shrink rule for the each type of metal used in casting. Draft allowance में क्या होता है? Draft, when the pattern is drawn from the mold, there is possibility of damage the edges of the mold. There is possibility to decrease the vertical portion by taper slightly. अब देखो, अगर आप इसको यहाँ से निकालोगे, ब्लॉक को यहाँ से निकालोगे, तो ये एजेस टूटेंगे, जैसे यहाँ पे डायग्राम में दिखा रखे हैं। लेकिन अगर इसी को मैं टेपर्ड शेप में, वी शेप में बना दूँ, तब वो ईजिली बाहर आ जाएगा, ठीक है, जैसे इस डायग्राम में देखना, ठीक है। तो ये होता है टेपर कास्टिंग, डिस्टॉर्टेड कास्टिंग। तो इसको करने के लिए हम करते हैं ड्राफ्ट अलाउंस। क्लियर? शेप को मेंटेन करेगा, द शेप ऑफ द कास्टिंग, डेप्थ ऑफ द कास्टिंग, मोल्डिंग मेथड एंड मोल्डिंग मटेरियल। क्लियर? फिनिश और मैचिंग अलाउंस क्या होता है? रफ सरफेसेज ऑफ कास्टिंग हैज़ टू बी मशीन्ड, मतलब जितने भी आपने कास्टिंग की है उसका रफ सरफेस है, स्मूथ नहीं है, ठीक है, कोई डिफेक्ट है तो उसको फिनिश करना है आपने, मशीनिंग अलाउंस करनी है, रबिंग करनी है, पॉलिशिंग करनी है, ठीक है। कुछ मटेरियल आपको कट करके निकालना पड़ेगा, ग्राइंडिंग करके निकालना पड़ेगा, तो वो सारा का सारा आपका होता है मशीनिंग अलाउंस के अंदर, ठीक है। तो उसको बोलते हैं मशीनिंग अलाउंस। हो जाएगा। रफ सरफेस ऑफ कास्टिंग दैट हैज़ टू बी मशीन आर मेड to dimensions somewhat over those indicate on the finish working drawing. The extra amount of metal to be machined is called finish or machining allowance. The allowance varies from 1.5 mm to 16 mm, but 3 mm allowance is common for all medium casting, ठीक है। आपका 1.5 mm से लेकर 16 mm तक आप क्या कर सकते हैं, मशीनिंग अलाउंस कर सकते हैं, ठीक है। और डिपेंड करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, द काइंड ऑफ मेटल टू बी यूज, द साइज ऑफ द कास्टिंग। क्लियर? नेसेसिटी ऑफ मशीनिंग अलाउंस क्या है कि रिमूव करता है किसको, सरफेस रफनेस को, स्लैग को, डर्ट को, इनपरफेक्शन जो रहती है उसको भी रिमूव करता है, एग्जैक्ट डायमेंशन बनाता है, हमारा सरफेस फिनिश अच्छा कर देता है, तो वहाँ पे हम मशीनिंग अलाउंस यूज़ करते हैं। क्लियर? डिस्टॉर्शन अलाउंस क्या होता है कि जब भी कास्टिंग होती है तो वो क्या करता है, स्ट्रेट ना हो के वो बैंड हो जाता है, या तो कॉनकेव में बैंड होगा या कॉन्वेक्स में बैंड हो जाएगा। तो उस चीज़ को मैनेज करने के लिए हम डिस्टॉर्शन अलाउंस यूज़ करते हैं। देखो, मैं आपको एक डायग्राम की हेल्प से समझाता हूँ, समझने की कोशिश करना कि ये मैं बनाया हमने, बाद में ये ऐसे हो गया, ठीक है। अब मुझे इसको स्ट्रेट बनाना, तो मैं क्या करूँगा, ठीक है, बाद में ये अगर बैंड होता भी है, ऐसे बैंड हो जाएगा ये, फिर भी स्ट्रेट लाइन मैं यहाँ से निकाल लूँगा,
ये मुझे स्ट्रेट प्रोडक्ट फिर भी मिल जाएगा। तो इसको बोलते हैं डिस्टॉर्शन अलाउंस। डिस्टॉर्शन इज सीन ओनली इन सच कास्टिंग विच हैज़ अ इरेगुलर शेप, रेगुलर शेप नहीं है, एंड कॉन्ट्रैक्शन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट। कॉन्ट्रैक्शन जब यूनिफॉर्म नहीं होता, जब यूनिफॉर्म सॉलिडिफिकेशन नहीं होता, सच कास्टिंग विल डिस्टॉर्ट अ रैप ड्यूरिंग द कूलिंग ड्यू टू द सेटिंग ऑफ थर्मल स्ट्रेसेस। थर्मल स्ट्रेसेस की वजह से ये हो जाता है। इन सच ऑफ इफेक्ट इज इजली सीन इन सम ड्रोन शेप एंड यू शेप। ठीक है, यू शेप और ड्रोन शेप बन जाती है, जिसके लिए मैंने आपको ये बताया ऐसे करोगे तो हो जाएगा। और या थर्मल स्ट्रेसेस को अगर हम कंट्रोल करते हैं तो वो भी मिनिमाइज हो जाता है। क्लियर? डायग्राम आप देख लेना, ये इम्पॉर्टेंट है डायग्राम। रैपिंग और शेक अलाउंस क्या होता है, जब भी आप उसको मोल्ड को पैटर्न को बाहर निकाल रहे हो तो रैप करना पड़ेगा, थोड़ा सा शेक करना पड़ेगा आपको, ताकि वो थोड़ा सा लूज़ कर जाए अपने स्पेस को और वो ईजिली निकल आए। ठीक है, पार्टिंग लाइन वगैरह सब ब्रेक ना हो, ठीक है, वॉल आपकी क्रैक ना हो। ये अगर वॉल क्रैक हो गई तो जो आप फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें भी क्रैक्स आपके इफेक्ट्स आ जाएंगे। व्हेन द पैटर्न इज टू बी विड्रॉल फ्रॉम द मोल्ड द फर्स्ट रैप्ड और शेक, ठीक है, उसको शेक करेंगे, रैप करेंगे तो तब उसको बाहर निकालेंगे, तो उस अलाउंस को बोलते हैं हम रैपिंग और शेक अलाउंस। ठीक है, दीज आर द रेफरेंसेस, प्लीज़ गो थ्रू इट। और चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि तभी मोटिवेशन मिलेगा बनाने का, कंटेंट देने का। क्योंकि अगर आपको यूज़फुल हो रहा है तब तो बनाने का फ़ायदा है। अगर आप उसको यूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं, या वीडियो 2 घंटे की बन रही है, 1 घंटे की बन रही है, बट उसको कोई देख नहीं रहा तो कोई यूज़ ही नहीं है, या फिर आपको कोई पढ़ाने वाले को कोई पसंद नहीं कर रहा कि भाई इसका पढ़ाया समझ में ही नहीं आ रहा, तो भी कोई यूज़ नहीं है। तो जितना जैसे रिस्पॉन्स आएगा उसी तरीके से जो अदर सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, या आपकी अभी आपका एमपी चल रहा है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है, उसी तरीके से बनाए जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें लोगों के साथ में जो फर्स्ट ईयर में है एटलीस्ट उनके साथ। चलिए, अब बात करेंगे स्पेशल टाइप की जो हमारी कास्टिंग्स है ना उनके बारे में। ठीक है, अब उसमें क्या क्या है, उसमें आपका शेल मोल्डिंग, प्रेशर डाई कास्टिंग, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग एंड कास्टिंग डिफेक्ट्स, ये सारे के सारे हमारे। ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ कास्टिंग में आपका शेल मोल्ड कास्टिंग, प्रेशर डाई कास्टिंग, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग एंड कास्टिंग डिफेक्ट्स को हम पढ़ेंगे। क्लियर? विद डायग्राम। Shell mold casting. Shell mold casting is a process of producing simple and complex net shape casting maintaining tight or tolerance and high degree of dimension stability. ठीक है, बहुत ही अच्छी कास्टिंग होती है इसके अंदर, नेट शेप एक्यूरेट रहेगी, हाई टाइट टॉलरेंसेस रहेगा आपका, डायमेंशन एक्यूरेट रहेंगी, हाई डिग्री ऑफ डायमेंशनल स्टेबिलिटी, ठीक है, हाई क्वालिटी ऑफ कास्टिंग होगी। ठीक है, शेल मोल्ड इल्ड बेटर सरफेस फिनिश मिलेगी हमें। ठीक है, एल्युमिनियम 2 पीस पैटर्न होता है इसमें। ठीक है, तो एल्युमिनियम या स्टील यूज़ करेंगे। टेम्परेचर जो होता है हमारा हीटिंग का, वो आपका कितना होता है, 175 to 370 डिग्री सेल्सियस तक होता है, बट इसमें कोटेड लुब्रिकेंट्स यूज़ करते हैं हम, सिलिका स्प्रे यूज़ करते हैं। ईच हीटेड हाफ पैटर्न इज कवर्ड विद अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड अ थर्मोस्टेट, रेजिन और इपॉक्सी बाइंडर। ठीक है, द बाइंडर ग्लूज अ लेयर ऑफ सैंड टू द पैटर्न टू फॉर्मिंग अ शेल, शेल बन जाता है हमारा। द प्रोसेस में बी रिपीटेड टू द थिकर द सेल, जब तक शेल उतना थिक नहीं होता जितना हमें चाहिए, हम क्या करते हैं उसके ऊपर वो प्रोसेस रिपीट करते रहते हैं, रेजिन वाली और वो, ठीक है, बाइंडर्स वाली। जब उसकी वो शेप बन जाती है तब रोक देते हैं। द असेंबली इज़ बैक टू क्योर। ठीक है, द पैटर्न आर रिमूव, द पैटर्न निकाल लेते हैं, उसके बाद 2 हाफ स्लीव्स को हम ज्वाइन कर देते हैं, दोनों को जो हमने बनाए थे, और उसके बाद उसमें हम मोल्टर मेटल को पोर कर देते हैं, जिसके हमारा सॉलिडिफाई करने के बाद हमारा क्या करता है, उस पैटर्न को तोड़ के हम उसको निकाल लेते हैं प्रोडक्ट को बाहर। ठीक है, तो ऐसे हमने इसको कंप्लीट किया। अब प्रिंसिपल क्या है इसका, द प्रोसेस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कैपेबिलिटी ऑफ थर्मोसेटिंग रेजिन, thermosetting resins and sand mixture to assume the shape of preheated metal pattern to form a dense quick hardened shell mold. Clear? डायग्राम देखो कि देखो, अब कोशिश करना को समझने की, बिल्कुल ध्यान से समझना। बिल्कुल यहाँ पे देखो, ये आपका पैटर्न है, ये सैंड पार्टिकल्स हैं, ठीक है, हमारे रेजिन्स वाला है। जब आप इसको उल्टा करोगे तो ये सैंड पार्टिकल्स यहाँ पे चिपक जाएंगे सारे के सारे। ये कंटिन्यूसली हम करते रहेंगे। जब ये चीज़ बन जाएगी, जैसे इसको किया, इसको उल्टा किया, तो ये सैंड पार्टिकल्स यहाँ इधर आ जाएंगे, रेजिन्स वाला के सारे ये लेयर बन जाएगी। ठीक है, एक और लेयर बनाएंगे, दोनों निकाल के
दोनों को ज्वाइन करके ऐसे ऐसे रख देंगे, यही चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। एक दूसरा पार्ट ये रहा, बाद में इसमें मोल्टेन मेटल डालेंगे और बाद में सॉलिडिफाई हो जाएगा तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। प्रोडक्ट की शेप क्या होगी, प्रोडक्ट की शेप क्या होगी भाई, ये आपका प्रोडक्ट बाहर आ जाएगा ऐसा, ठीक है। आपने ये बनाया, इस पर पार्टिकल स्टिक होते चले जाएंगे, ये बन जाएगा ऐसे, ये बन गया। फिर आपने इसको रिमूव किया, एक और बनाया, दोनों को यहाँ से ज्वाइन कर दिया ऐसे, ठीक है। इसमें मोल्टेन मेटल डाल दिया, ये बन जाएगा क्लियर। इसको बोलते हैं शेल मोल्डिंग। डायग्राम बनाना है आपने। स्टेप्स क्या होंगे, इनिशियली प्रिपेयरिंग अ मोल्टन मेटल पैच प्लेट, मिक्सिंग रेजिन्स और सैंड और रेजिन्स को बना लेंगे, इसका पेस्ट बना लेंगे, हीटिंग करेंगे पैटर्न को, जब वो टाइट हो जाएगा फिर क्या, इन्वर्टिंग द पैटर्न, ठीक है, इन्वर्टिंग उसको उल्टा करके बनाएंगे, क्योरिंग द शेल एंड बेकिंग, उसको हार्ड बनाएंगे, रिमूविंग द इन्वेस्टमेंट, इंसर्ट कोर्स, रिपीटिंग फॉर द हाफ, असेंबलिंग द मोल्ड, कोरिंग द मशीन, रिमूव द कास्टिंग, क्लीनिंग एंड ट्रिमिंग, ठीक है। जैसा हमने यहाँ पर डिस्कस किया था वही स्टेप्स को हमने यहाँ पे स्टेप्स की फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है इसकी, कास्टिंग डिटेल्स एंड डायमेंशनल एक्यूरेसी होती है, मोल्ड आर लाइट वेट, ठीक है, एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, बेटर फ्लेक्सिबिलिटी है हमारी, लेस एक्सपेंसिव है हमारा, ठीक है। कैपिटल प्लांट कॉस्ट आर लोअर देन द मैकेनाइज्ड ग्रीन मोल्ड कॉस्ट, ठीक है, इजी है। मेटल यील्ड्स आर रिलेटिवली हाई, सैंड मेटल रेशियो आर रिलेटिवली लो, ठीक है। सुपीरियर सरफेस फिनिश, हाई डायमेंशनल एक्यूरेसी, इनक्योर लोअर फिटिंग कॉस्ट देन द कन्वेंशनल सैंड कास्टिंग। तो ये सारी की सारी हमारी एडवांटेजेस है किसकी, शेल मोल्डिंग कास्टिंग की, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है कि हाई कॉस्ट ऑफ पैच प्लेट, साइज ऑफ कास्टिंग इज लिमिटेड, ठीक है, सीरियस डस्ट एंड फ्यूम्स प्रॉब्लम, ठीक, कार्बन पिकअप्स इन अ केस ऑफ स्टील, ये सारी के सारी हमारे डिसएडवांटेजेस हैं। प्रेशर डाई कास्टिंग में क्या होता है, देखो प्रेशर डाई कास्टिंग में डायग्राम से पहले समझेंगे हम। ये आपका डाई है, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ क्या हो रहा है, आपने मोल्टन मेटल डाला यहाँ से, ये आपने मोल्टन मेटल डाल दिया, ये मोल्टन मेटल डाल दिया आपने, सॉरी, ठीक है। ये जाएगा चैम्बर के अंदर, यहाँ से हम, ये फिक्स प्लेट है आपकी, ठीक है, ये डाई है, ये डाई बंद है, ये कैविटी है आपकी, यहाँ पे ये कैविटी है, ये कैविटी है। हाई प्रेशर से ये सारा का सारा यहाँ पे एग्जर्ट होके इसमें जाएगा, जब ये सॉलिडिफाई हो जाएगा इसको बाहर निकालेंगे और आपका ये मिल जाएगा हमें प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं डाई कास्टिंग, ठीक है। एक एग्जांपल ये, आपने मोल्टन मेटल यहाँ पर डाला, यहाँ से प्रेशर लगेगा, सारी डाई यहाँ से इंसर्ट होते हुए यहाँ पे फिल हो जाएगी, सॉलिडिफाई हो जाएगा, प्रोडक्ट को हम बाहर निकाल लेंगे, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। चलिए, डाई कास्टिंग प्रोसेस यूज द स्टील डाइज, ठीक है, फोर्स अंडर हाई प्रेशर रनर से, ये रनर है, यहाँ से इससे हाई प्रेशर लगाएंगे, प्रेशर अप टू 70 to 5000 kg per centimeter square is maintained while the casting solidify. After the die is separated, the core and the withdrawal of the casting ejected, यहाँ से eject कर देंगे हम कास्टिंग को, बाहर निकालेंगे जब वो सॉलिडिफाई हो जाएगा। मेटल एंड अलॉयज आर डाई कास्टिंग इंक्लूड जिंक, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कॉपर, lead, tin. Typical application of die casting include automobile component parts, household appliances, railway, aircraft, bathroom fittings, warehouses, hardwares, business machines, locks, pullers and many other, वहाँ पे हम die casting यूज़ करते हैं, ठीक है। Die casting used for resemble of permanent molds. They are generally made of two parts, arrange open and closed die होती है, vertical parting line होती है, एक movable die होती है, एक fixed die होती है, ठीक है। When mounted on the one die casting machine, one of the die half remains stationary and other will move, ठीक है। Other half of the opening and closing is called ejector die बोलते हैं इसको, जो opening और closing करती है, एक fix होती है, एक move करती है। Die casting dies are made especially for die steels which are resistant to the heat checking, hammering, machining, wear are dimensionally stable.
जो बहुत ही ज़्यादा डायमेंशनली जो स्टेबल होती है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी जिनकी अच्छी होती है, उसी मटेरियल की हम डाई कास्टिंग यूज़ करते हैं। डाई कास्टिंग आर मशीन टू बी वेरी क्लोज एक्यूरेसी, मतलब ठीक है, उसमें चांसेस कम है कि आपके जो मटेरियल की जो पैरामीटर्स हैं वो हिलेंगे, ठीक है, मतलब पैरामीटर्स मतलब उसकी थिकनेस है, लेंथ है, वॉल्यूम है, वो सब फिक्स रहेगा ऑलमोस्ट, ठीक है। अब डाई कास्टिंग से कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग है: क्लोजिंग द डाई, क्लैंपिंग द डाई हाफ, फोर्सिंग द लिक्विड मेटल, ओपनिंग द डाई हाफ, इजेक्टिंग द कास्टिंग, ठीक है। जो चीज़ हमने यहाँ पे देखी थी, जो समझाई थी, वही चीज़ को यहाँ पे पॉइंट्स में लिखा हुआ है, ठीक है, इतना आप इजीली कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग की। भाई सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग इज डन बाय द पोरिंग ऑफ द मोल्टन मेटल इन द रोटेटिंग ड्रम। देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपको पता ही है, जब ऐसे रोटेट करेंगे, एक रोलर वो ऐसे रोटेट कर रहा है, उसमें आपने मोल्टन मेटल डाल दिया, जब वो रोटेट करेगा तो क्या होगा, लिक्विड मेटल के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी, वो कहाँ पे जाएगा, सारा का सारा उस बाउंड्री पे स्टिक होगा, ठीक है, ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन द मोल्ड इज फीडिंग positioning of the metal mold rotation is continued till the after the mold solidify, ठीक है, वो तब तक रोटेट होता रहेगा ताकि लेयर टू लेयर आपकी सॉलिडिफाई ना हो जाए, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग रिजल्ट्स इन डेंसर एंड क्लीनर मेटल इज हैवियर मेटल इज थ्रोन और पार्ट ऑफ द मोल्ड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रोटेशन, जितने हैवी पार्टिकल्स होंगे वो उतने ही ज़्यादा उधर जाएंगे, ठीक है। द लाइटर प्रीमियम्स लाइक स्लैग्स ऑक्साइड्स इंक्लूजन आर स्क्वीज्ड आउट ऑफ द सेंटर, और सेंटर से हम इनको बाहर निकाल लेंगे जो कि आपके इम्प्योरिटीज़ हैं, ठीक है। द कास्टिंग प्रोड्यूस द क्लोज ग्रेन स्ट्रक्चर, गुड डिटेल, हाई डेंसिटी, सुपीरियर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, जो आपने प्रोडक्ट बनाया उसकी बात करें। इलेबोरेट गेटिंग एंड राइजिंग सिस्टम्स आर नॉट रिक्वायर्ड, वेरी simple system will do this job. There is also a considerable saving of material. Centrifugal casting or centrifuge casting is employed to force metal under pressure into mold. Small casting not symmetrical about the any axis of rotation, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ पे डायग्राम में देखने की कोशिश करना, बिल्कुल समझने, ध्यान से समझेंगे बिल्कुल। ये आपका सिलेंडर है, ठीक है भाई, ये रोलर्स लगे हुए हैं, ये मोटर लगी हुई है। अब जैसे ही मोटर ऑन होगी, ये रोलर्स क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, और इस पूरे सिलेंडर को वो रोटेट कराएंगे इस एक्सिस के रोटेशन पे। अब यहाँ पे हमारे स्क्रू से मोल्टन मेटल आएगा और यहाँ पे इस कंटेनर के अंदर आ गया, बाद में कंटेनर को कर देंगे क्लोज, और हाई रोटेशन से ये रोलर पे रोटेट करेगा। टॉप ऊपर भी रोलर लगे हुए हैं, बेरिंग्स की हेल्प से बोल दो, वहाँ पे रोटेट कर रहे हैं। ये मोल्ड है आपका, मोल्टन मेटल है, ये बॉटम रोलर्स हैं, ठीक है। तो ऐसे आपका कास्टिंग, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग काम करता है। जैसे यहाँ पार्टिकल्स आएंगे, जब ये रोटेट करेगा तो सारे पार्टिकल्स ऐसे भागेंगे, ठीक है। जो लाइट पार्टिकल्स होंगे वो बीच में रह जाएंगे, उसको हम बाद में जो इम्प्योरिटी है वो बाहर निकाल लेंगे, क्लियर है। तो ये आपका सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग हो जाएगा, और यही डायग्राम आपने बनाना है, ठीक है, एग्जाम में। तो डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अपने किसी एक दोस्त को चैनल का लिंक भेज दो। अब टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग जो है उसके भी टाइप्स होते हैं। तो उसका पहला जो टाइप है आपका ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, सेकंड सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, सेमी सेंट्रीफ्यूगल, और सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल तो हमने पढ़ ही लिया। ट्रू और सेमी में क्या होता है वो देखते हैं, ठीक है। ट्रू और सेमी में क्या होता है, इसी का सेमी सेंट्रीफ्यूगल होता है, वो फुल सेंट्रीफ्यूगल नहीं होगा, सेमी होगा, ठीक है। ट्रू के अंदर उसको ही होता है, ठीक है। कास्टिंग डिफेक्ट्स की अगर बात करते हैं तो कास्टिंग डिफेक्ट्स क्या क्या होते हैं? कास्टिंग डिफेक्ट्स वो होते हैं जो हम कास्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर अगर आपकी कैविटी फुल नहीं हुई तो क्या क्या डिफेक्ट्स आएंगे। तो ये क्वेश्चन आपका 12 मार्क्स का आया था एक बार, ठीक है। कास्टिंग डिफेक्ट्स का क्वेश्चन एक बार 12 मार्क्स का आया था, जिसके अंदर आपको सारे कास्टिंग डिफेक्ट्स बनाने थे, एक्सप्लेन करना था, ठीक है। तो कास्टिंग डिफेक्ट्स देखो यहाँ से करते हैं, पहले से स्टार्ट करते हैं। हॉट टीयर्स, सबसे फेवरेट ये होता है हॉट टीयर्स। क्या होता है भाई, ठीक है। हॉट टीयर में देखो आप डायग्राम के अंदर, इसमें ये पूरा कास्टिंग बिल्कुल ठीक है, बट यहाँ पे जो क्रैक टाइप का है ना, वो टीयर्स टाइप की शेप ले लेगा, ठीक है। पूरा सब कुछ सही है, बट वो अनफिल्ड कैविटी रह जाती है, तो उसको बोलते हैं हॉट टीयर्स, ठीक है। श्रिंकेज कैविटी, श्रिंकेज कैविटी कब होती है? जब मटेरियल शॉर्टेज होने की वजह से मटेरियल पूरा नहीं होता, और मटेरियल जो होता है वो श्रिंक कर जाता है, ठीक है, सॉलिडिफाई के टाइम पे, तो उसको बोलता है श्रिंकेज। इस चीज़ को हम किससे कंपनसेट कर सकते थे? अगर हमारे पास राइज़र होता तब हम इसको बचा लेते, ठीक है।
क्लियर। नेक्स्ट आपका मिश्रण। मिश्रण क्या होता है, जब कैविटी में जाने से पहले ही मटेरियल सॉलिडिफाई हो जाए और जो आपकी कैविटी थी वो आपकी फुल ना हो पाए, ठीक है, उसको बोलते हैं मिश्रण, ठीक है। स्वेल, देखो यहाँ पे शेप चेंज हो रही है आपकी, ठीक है, हमारी स्ट्रेट होनी चाहिए थी, ठीक है, या कर्व होनी चाहिए थी, बट ये शेप उसने अपने हिसाब से ले लिया क्योंकि जो इंटरनल स्ट्रेसेस या थर्मल स्ट्रेसेस थी उसकी वजह से प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है। शिफ्ट में क्या होता है, जो पार्टिंग लाइन के बराबर जो चीज़ें बननी थी ना वो चीज़ नहीं बनी। देखो ये यहाँ पे होना चाहिए था, ये ऐसे, बट ये ऐसे ना होकर दूसरी फॉर्म के अंदर बन गया, तो इसको बोलते हैं शेल। क्लियर। डेफिनेशन ऑफ कास्टिंग डिफेक्ट्स का, कास्टिंग डिफेक्ट्स की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अनवांटेड इरेगुलर that appears in a casting during the metal casting process. There is a various reason or sources which are responsible for the defect in cast metal. Here are below we will discuss in the major type of casting defects. Some of the casting defects may be neglected or tolerated, some of not acceptable, must be eliminated for the better functioning of the part. अब वो कौन कौन से होते हैं जिनको आपको हटाना है कास्टिंग डिफेक्ट्स को, जैसे कि आपका होता है ब्लो, ठीक है, स्कार, स्क्रैप, जो शेप है ना उसके जैसे ही बिल्कुल होते हैं ये, ठीक है, पेनिट्रेशन, ये सारी कास्टिंग है, बकल, ठीक है, वॉश, मतलब ये इसकी कैविटी को तोड़ दिया इसने, मतलब ये जो यहाँ पे देखो इस केस में क्या हुआ कि कैविटी को तोड़ के इसने यहाँ पे ये सैंड थी उसको भी तोड़ दिया, तो ये अंदर चला गया, तो वहाँ पे भी मेटल जाके सॉलिडिफाई हो गया, तो ये जो एक्स्ट्रा पार्ट था ये अब कास्टिंग का पार्ट बन चुका है। अब ऑल्दो कि इसको मशीनिंग ऑपरेशन से हम रिमूव कर सकते हैं, बट काम तो बढ़ गया ना, ठीक है, बकल, ठीक है। अब कास्टिंग डिफेक्ट्स को और ध्यान से देखते हैं और डिटेल में देखते हैं, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट क्या हमारा, गैस पोरोसिटी। When the metal cast solidify in mold, it can hold much gases it does not liquid form to release that part of a reason mold are permeable and are allowed to gas escape. जब गैसेस पार्टिकल्स मोल्टन मेटल से बाहर नहीं निकल पाते, वो अंदर ही रह जाते हैं और वो ऊपर वाली लेयर सॉलिडिफाई हो जाए तो हमारे पोरोसिटी बन जाती है, ठीक है। Several factors can cause impermeability which can result in gas bubbles getting trapped inside metal, ठीक है। अब वो मेटल के इनसाइड ही कैविटी में कास्टिंग में ट्रैप हो गए। पिन होल्स ऑल्सो नोन एज पोरोसिटीज। पिन होल्स आर स्मॉल होल्स इन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। जो अपर सरफेस है, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है, उसमें बहुत ही माइन्यूट छोटे छोटे पार्टिकल्स मतलब पिन होल्स बन जाते हैं, ठीक है। दे आर यूजली अ ग्रुप नियर एट द टॉप ऑफ द कास्टिंग सरफेस, वहाँ पे होता है विजिबल टू द नेक्ड आइज, आपको ऊपर से दिख जाएंगे वो, ठीक है। ब्लो होल्स, ब्लो होल्स आर लार्जर होल्स that can be appear in the inside of a cast paper piece, invisible by the naked eyes. Interior blowholes are detectable by X-rays, harmonic, ultrasonic, magnetic analysis. वहाँ से आप इनको देख सकते हो, बट क्या होता है इन होल्स की वजह से, इन डिफेक्ट्स की वजह से कास्टिंग की जो स्ट्रेंथ होती है वो क्या हो जाती है, डिटोरिएट हो जाती है, कम हो जाती है, और जो आपकी कास्टिंग जिस पर्पज़ के लिए बनी होती है वो पर्पज़ फुलफिल नहीं हो पाता और मनी, टाइम, एनर्जी सब वेस्ट हो जाता है, ठीक है। ओपन होल्स क्या होता है, ओपन होल्स, ब्लो होल्स, ओपन होल्स आर अपीयर टू बी पीस सरफेस। दीज डिफेक्ट्स आर कॉज बाय एयर गेटिंग ट्रैप। जब एयर आपकी मोल्टन मेटल के साथ में ट्रैप हो जाती है तब उसको बोलते हैं ओपन होल्स, ठीक है। श्रिंकेज डिफेक्ट्स क्या होता है, अभी हमने बात की थी, जब मटेरियल श्रिंक कर जाता है, पूरा मटेरियल नहीं मिला, मटेरियल सॉलिडिफाई हो गया तो कास्टिंग अनफिल्ड हो गई, तो उसको बोलते हैं श्रिंकेज डिफेक्ट, ठीक है। उसको कैसे करेंगे, राइजर की हेल्प से ठीक कर सकते हैं, ठीक। ओपन श्रिंकेज डिफेक्ट, क्लोज्ड श्रिंकेज डिफेक्ट और वार्पिंग। तो श्रिंकेज डिफेक्ट तो हमने कर लिया। वार्पिंग क्या होता है, वार्पिंग कैन हैपन ईदर ड्यूरिंग द मेटल सॉलिडिफिकेशन आफ्टवर्ड चेंजिंग द कास्टिंग डायमेंशन एंड शेप, जब उसकी शेप और डायमेंशन चेंज हो जाती है। दीज स्ट्रेसेस द मेटल कैन कॉज कर्विंग स्पेशली इन लार्ज एंड फ्लैट, जब वो कर्व बना लेती है उसके अंदर होता है, क्लियर। मोल्ड मटेरियल डिफेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, कट एंड वॉशेज होते हैं। कट एंड वॉशेज आर कॉजली व्हेन द लिक्विड मेटल इरोड अवे पार्ट ऑफ द मोल्टन मेटल ड्यूरिंग द पोरिंग, जब पोर करते हुए उसके मोल्टन मेटल के पार्ट को तोड़ देता है, कास्टिंग के पार्ट को, ठीक है। इनफ हीट स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, ठीक है। वॉशेज एंड कट शोज अप लो बब्स along the surface of the finished product tilted towards the end of the
where the molten metal had more faces is flows. Swell होता है आपका, drops होता है, drop shows up irregular bumps on the top of the casting. irregular bumps होते हैं casting surface के ऊपर, ठीक है. रन आउट क्या होता है? रन आउट, फ्यूजन, मेटल पेनिट्रेशन, रेड टेल्स. रन आउट हैपन व्हेन द मोल्ड लीक्स. देखो रन आउट का मतलब क्या, जब वो रन कर रहा है, फ्लो कर रहा है, ठीक है. आउट का मतलब जो उसकी पेरिफेरी है, जो उसकी बाउंड्रीज है, उसके बियॉन्ड जा रहा है. उसके बियॉन्ड कब जाएगा वो? जब आपकी कास्टिंग मोल्डिंग जो है, कैविटी है, वो ब्रेक हो रखी है कहीं से, ठीक है. फ्यूजन शोज अप अ ग्लोसी लुकिंग क्रस्ट ऑन द सरफेस ऑफ द कास्ट पीस. इट हैपेंस व्हेन सम ऑफ द सैंड इन द मोल्ड मेल्ट्स एंड फ्यूज विद द कास्टिंग. अब क्या होता है, जब कुछ मोल्ड जो होती है, सैंड जो होती है, वो क्या करती है, आपकी मेल्ट हो जाती है, ठीक है, बर्न हो जाती है फ्यूज़न के साथ में, मोल्टन मेटल के साथ में, ठीक. रेड ट्रेल्स आल्सो नोन एज वीन्स, इरेगुलर लाइंस अलोंग द कास्टिंग सरफेस कॉज व्हेन द हीट ऑफ द मोल्टन मेटल मेक्स सैंड एक्सपेंड्स. बकल आर मोर एक्सट्रीम वर्जन ऑफ द रेड ट्रेल्स, ठीक है. जैसे हमने बकल्स पढ़ा था ना यहाँ पे, देखो अभी डिफेक्ट्स में दिखाया था डायग्राम में, ये लो, ठीक है. कास्टिंग डिफेक्ट्स के अंदर डायग्राम आपने बनाने हैं. मैक्सिमम डायग्राम मैंने शो कर दिए हैं आप लोगों को. अदरवाइज़ आपकी जो बुक है उसमें भी है, PN राव के अंदर भी है, और जो बुक आप यूज़ कर रहे हो दूसरी आपके जो टेक्स्ट बुक लगी हुई है उसके अंदर भी अच्छे से एक्सप्लेनेशन है, डायग्राम्स हैं, ठीक है. वहाँ से कर सकते हैं हम डायग्राम्स को. पोरिंग मेटल डिफेक्ट्स. पोरिंग मेटल डिफेक्ट्स में क्या क्या आएगा? पोरिंग मेटल डिफेक्ट्स में कोल्ड शट. कोल्ड शट का मतलब वो पहले ही पूरा फिल आउट होने से पहले ही वो क्या हो जाएगा, सॉलिडिफाई जाए, तो जो कुछ एरिया हो जाएगा अनपोर्ड हो जाएगा, मतलब वहाँ मटेरियल पहुँचेगा नहीं, तो कास्टिंग बन नहीं पाएगी, ठीक है. कोल्ड शट क्या होगा? कोल्ड शट द मेटल फ्लोज इनटू द मोल्ड फ्रॉम वन और मोर पॉइंट बट इज टू कोल्ड टू मर्ज इन अ सीमलेस पीसेज. दैट्स व्हेन इट क्रिएट्स अ क्रैक थ्रू द मिडल एंड राउंडेड एजेस व्हेन बिकम अ वीक हॉट स्पॉट, ठीक है. मिश्रण, द क्लोज रिलेटिव टू द कोल्ड शट, जैसे भी होता है वो भी मिश्रण भी happens when the metal is so cold it solidify before it can fill the entire mold. मिश्रण shows up the casting with the part missing. कुछ पार्ट नहीं बना उसका तो वो मिश्रण हो जाएगा, ठीक है. मेटलर्जिकल डिफेक्ट्स क्या होता है? स्लैग इंक्लूजन. स्लैग पार्टिकल्स वाला कुछ एक्स्ट्रा पार्टिकल्स में क्या होता है, वो मोल्टन मेटल के साथ में आकर ट्रैप हो जाए, उसका पार्ट बन जाता है, ठीक है. आपकी कैविटी का पार्ट, कैविटी के साथ में कास्टिंग का पार्ट बन जाएगा. स्लैग इंक्लूजन व्हेन द मेटल इज़ नॉट प्रॉपरली क्लीन्ड. जब मटेरियल क्लीन नहीं था, चाहे वो आप डस्ट पार्टिकल लगा लो, मेटल के अंदर आ गया हो, या कैविटी जो आपने बनाई थी उसके अंदर कुछ रह गया हो. स्लैग बिफोर बीइंग पोर्ड, और आपने मेटल पोर करने से पहले उसको नहीं देखा. इट इज़ सिंपली मीन बाय द फिनिशिंग कास्टिंग विल हैव इम्प्योरिटीज़, ठीक है, और फॉरेन एलिमेंट्स ट्रैप हो जाते हैं. हॉट टीयर्स क्या होता है? हॉट टीयर्स आल्सो नोन एज हॉट क्रैक्स. क्रैक्स पड़ जाते हैं, ठीक है. शोज अप व्हेन द कूलिंग मेटल कॉन्ट्रैक्ट. अब क्या, जब मेटल कॉन्ट्रैक्ट करता है तब वो आते हैं. इन दिस स्टेट व्हेन द मेटल इज स्टिक वीक, रेजिडुअल स्ट्रेसेस इन द मेटल, पुअर मोल्ड डिज़ाइन, ये सारे के सारे क्या है जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक है. metal to pull apart, resisting in branching, irregular cracks. Sometimes these are difficult to see with the naked eyes. पता नहीं लग पाता, ठीक है. Hot spots, also known as a hard spot. These fact occurs when the certain part of the casting cool off faster than the area around them. कुछ पार्ट का बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा आपका, ठीक है, उसके सराउंडिंग के अकॉर्डिंग, क्रिएटिंग हार्डर पार्ट ऑफ द कास्टिंग. These can be wear out tools, interference और मशीनिंग प्रोसेस से हम उसको निकाल सकते हैं, ठीक है. कास्टिंग डिफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? मिसमैच हो सकता है, ठीक है. फ्लैश हो सकता है. मिसमैच में क्या होगा कि दो पार्ट थे, एक उसकी अलाइनमेंट मिस हो गई, या उसकी जो ज्योमेट्रिक शेप थी वो मिस हो गई है, तो उसको बोलते हैं शेप डिफेक्ट्स, ठीक है. कास्ट डिफेक्ट्स इन द शेप ऑफ द कास्टिंग अपीयर ईदर मिसमैच, फ्लैश. शेप डिफेक्ट्स आर सम ऑफ द ईजिएस्ट टू फिक्स, ठीक है. अगर उसकी प्रॉपर तरीके से फिक्सिंग करें तो वो मेंटेन करना ईजी है. Flash also casting fins or burns. Flash shows up extra material attached to the casting. जो हमने बात की थी कि एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड हो जाता है, वो भी कास्टिंग का पार्ट हो जाएगा आपका, ठीक है, उसको बोलते हैं. अब कास्टिंग डिफेक्ट यहाँ पे देखो, ब्लो होल्स, ये ब्लो होल्स आ गए आपके, ठीक है.
पिन होल्स छोटे छोटे होते हैं, ब्लो होल्स से छोटे होते हैं। मिश्रण में प्रॉपर जहाँ तक जाना चाहिए मटेरियल ये पहले ही सॉलिडिफाई हो गया। शिफ्ट और मिसमैच, देखो यहाँ पे अलाइनमेंट सही नहीं है, अलाइनमेंट सही नहीं है इसकी पार्टिंग लाइन के अलाउंग, ठीक है। ये ड्रॉप स्वेल्स, ठीक है। मेटल पेनिट्रेशन, मेटल पेनिट्रेशन, कोल्ड शट, ये पार्ट रह ही गया हमारा। हॉट टीयर्स, हॉट टीयर्स में क्या होगा, वो क्रैक्स आ जाते हैं माइन्यूट से, ठीक है। श्रिंकेज कैविटी, मटेरियल है ही नहीं हमारे पास इसको फिल करने के लिए, ठीक है। वॉशेस एंड कट्स, एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड हो गया। स्लैग इंक्लूजन, बाहर की इम्प्योरिटी फॉरेन पार्टिकल्स हमारे ट्रैप हो गए। तो दीज आर द कास्टिंग डिफेक्ट्स, ठीक है। और ये उसके डायग्राम है। ये हमारे कुछ रेफरेंसेस थे, देख सकते हैं आप उसको। थैंक यू सो मच फॉर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड ग्रो विद प्रदीप कुमार। ये हमारी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं मटेरियल की, मोल्डिंग सैंड की, ठीक है। पोरोसिटी एंड परमेबिलिटी, फ्लोएबिलिटी, कोलैप्सिबिलिटी, एडहेसिवनेस, कोहेसिवनेस, रिफ्रैक्टिवनेस, प्लास्टिसिटी, बाइंडिंग, ड्यूरेबिलिटी, फाइननेस एंड बेंच लाइफ, ठीक है। तो अब इनको हम डिस्कस कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ हमें याद रखनी है, मोल्डिंग सैंड की प्रॉपर्टीज़ हैं। मोल्डिंग सैंड प्रॉपर्टीज़, क्लियर। बेसिक characteristics of molding sand, core and sand: adhesiveness, cohesiveness, collapsibility, flowability, dry strength, green strength, permeability, reflectiveness, ठीक है। ये हमारी क्या है प्रॉपर्टीज़ हैं। मोल्डिंग सैंड एंड 3 वाइटल एडवांटेजेस: इनएक्सपेंसिव होती हैं, ईजिली एंड रिसाइकलेबल हैं, टॉलरेटेबल विद स्टैंड, हाई टेम्परेचर पे विद स्टैंड करती हैं, ठीक है। फ्लोएबिलिटी क्या कहलाती है, फ्लोएबिलिटी होता है आपका flowability, the capacity of a sand to fill small cavity in the pattern. High flowability create more precise mold, therefore use of detailed casting. Ability of a molding sand to behave like a fluid when it ramped, called flowability, ठीक है। ये इससे क्या होगा कि जैसा आप बनाना चाहते हैं स्ट्रक्चर वैसा बन जाएगा कैविटी का, ठीक है। ड्यू टू दिस द सैंड कैन ईजिली ऑक्यूपाई द स्पेस इन अ मोल्डिंग बॉक्स एंड टेक अप दिस शेप, ठीक है। This allows the sand to compress and complete density that is packed around the pattern, और easily वो shape को attain कर लेगा, ठीक है। Flowability of the sand can increase by increasing the clay and water percentage in the sand, ठीक है। Porosity और permeability is the ability of a material or a sand by which it allows gases to pass through it, ठीक है। जब gases इसमें से पास हो जाएंगी तो पोर्स इकट्ठे नहीं हो पाएंगे, पोरोसिटी क्रिएट नहीं हो पाएगी, ठीक है। अब उसके लिए क्या चाहिए, फाइन ग्रेन्स चाहिए, ताकि ईजिली उसमें से जो गैसेस पार्टिकल्स हैं, गैसेस हैं, वो इवेपोरेट हो जाएं, वाटर स्टीम्स हो रहा है जब वो उसके अंदर मॉइस्ट है जो ट्रैप ना हो, वो ईजिली पास हो जाएं, ठीक है। दिस स्टीम वेपर्स ऑल्सो रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ होल्स इन द कास्टिंग विल डू नॉट एबल टू स्केप ऑफ द, अगर ये होल्स जो स्टीम पार्टिकल्स हैं नहीं निकलेंगे तो वो होल्स क्रिएट कर देंगे, ठीक है, जो कि स्ट्रेंथ को कम करेंगे बाद में, ठीक है। Collapsibility, ability of a molding sand to collapse after solidification of molten metal, called collapsibility. रीयूज़ करने के लिए molding sand को ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। After the solidification of molten metal, the sand would get collapsed for free contraction of the metal. If the free contraction of the metal will happen, then if they eliminate naturally the tearing or cracking of the contraction material. Clear? चलिए, adhesiveness क्या होता है कि कितना वो एडहेसिव हो रहा है, कंबाइंड कितना कर पा, द एबिलिटी ऑफ अ सैंड पार्टिकल टू स्टिक विद अदर बॉडी इज कॉल्ड एडहेसिवनेस। कोहेसिवनेस क्या होता है, अपने ही पार्टिकल्स के साथ में अटैचमेंट कितना है, द एबिलिटी ऑफ द सैंड पार्टिकल्स टू स्टिक ईच अदर इज कॉल्ड कोहेसिवनेस। द सैंड स्ट्रेंथ ऑफ टू टाइप, ग्रीन स्ट्रेंथ होती है, एक ड्राई स्ट्रेंथ होती है। ग्रीन, द स्ट्रेंथ ऑफ अ सैंड पॉजेज बाय इट्स ग्रीन मोस्ट स्टेट इज कॉल्ड ग्रीन स्ट्रेंथ। उसके अंदर जो मोलासिस है, जो परसेंटेज है 6 to 8% जो मॉइस्चर है उसकी वजह से जो आती है। ड्राई सैंड में क्या होता है, उसको बेक कर देते हैं, इसका 6 to 8% जो वाटर होता है उसको निकाल देते हैं, ठीक है। द स्ट्रेंथ पोजेस बाय सैंड इन इज ड्राई बेक स्टेट इज कॉल्ड ड्राई स्ट्रेंथ। इनफ ड्राई अलाउ टू द विदस्टैंड हाई इरोजन, और स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है इसके अंदर, ठीक है। रिफ्रैक्टिवनेस क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ अ मोल्डिंग सैंड टू विदस्टैंड विद हाई टेम्परेचर।
हाई टेम्परेचर पे अगर आपका मोल्डिंग सैंड ब्रेक नहीं हो रहा है, कैविटी ब्रेक नहीं हो रही है, तो उसको रिफ्रैक्टिवनेस बोलेंगे ऑफ द मोल्टन मेटल विदाउट फ्यूज इनटू द कास्टिंग। और वो जब मोल्टन मेटल डाला तो वो जलेगी भी नहीं, ठीक है, मतलब राख नहीं बनेगी वो। समझ रहे मेरी बात? द मोल्डिंग सैंड मस्ट हैव इनफ रिफ्रैक्टिवनेस चलो स्टार्ट करते हैं दोबारा से। The molding sand must have enough refractiveness property to produce high quality of casting free from defects. ठीक है, the refractiveness is the measure of the center point of the sand, not its melting point. It is the ability of silica sand to withstand high without breaking down fuse. ठीक है, वही है, इसके टेम्परेचर withstand जो प्रॉपर्टी है उसको रिफ्रैक्टिवनेस बोलते हैं। Plasticity is referred to the condition of acquiring predetermined shape under pressure and to retain when the pressure is removed. प्लास्टिसिटी मतलब जब आपने प्रेशर लगाया उस पर और जब प्रेशर हटा दिया तो वो अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाए, तो प्लास्टिसिटी है। ठीक है, इन ऑर्डर टू हैव गुड इंप्रेशन ऑफ द पैटर्न मोल्डिंग सैंड मस्ट हैव गुड प्लास्टिसिटी, ये होनी चाहिए उसमें। ठीक है, बाइंडिंग क्या होता है? बाइंडिंग अलाउज अ सैंड टू फ्लो टेक अप द पैटर्न शेप, पैटर्न की जो शेप है उसको लेने के लिए। ठीक है, इट मस्ट बी स्ट्रॉन्ग नॉट ब्रेक, डिफ़िकल्ट नॉट शॉर्ट, शुड बी वीक, दैट इज अलाउ सरफेस स्किन ऑफ कास्टिंग। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये आपका पूरा का पूरा जो यूनिट 1 है एमपी का वो यहाँ पे फिनिश हो आता है। अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको सारे कवर कर लिए गए हैं। उसके बाद भी अगर आपको कुछ लगता है कि सर ये वाला टॉपिक रह गया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप बता देंगे, हम उस पर भी वीडियो बना के उसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, आपने लाइक किया होगा, चैनल को सब्सक्राइब किया होगा आपको। और प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है आपसे कि अपने किसी भी फ्रेंड को जो बीटेक में या डिप्लोमा में, उसके साथ इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि उसको ये बहुत हेल्पफुल होगी। और अगर उसकी आप हेल्प करोगे तो डेफिनेटली वो आपको भी हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।